आपने कभी सोचा है कि आप जो सांस लेते हैं उस हवा का हर एक एटम या आपके खून का लोहा आयरन या आपकी हड्डियों का कैल्शियम ये सब कहीं दूर किसी विशाल सितारे की भयंकर गर्मी में बने होंगे। क्या आपने इस पर गौर किया है कि जिस सूरज की रोशनी में हम रोज सुबह उठते हैं वही सूरज एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारी धरती को भी निगल लेगा। और क्या आपको पता है कि आपका दिमाग जो इतना कुछ सोचता है उसका सबसे पुराना हिस्सा हमारे रेप्टिलियन पूर्वजों से बने हैं जो आज भी आपके अंदर छिपे हैं। ये सब सिर्फ काल्पनिक कहानियां नहीं हैं, ये 15 बिलियन साल के एक ऐसे सफर का सच है जिसमें यूनिवर्स एक छोटे से धमाके से शुरू हुआ, सितारे बने, प्लैनेट्स बने और उन प्लैनेट्स पर जीवन पैदा हुआ जो अपनी ही उत्पत्ति को समझने लगा। जब हम रात के आसमान में किसी सितारे को देखते हैं तो हम असल में समय में पीछे देख रहे होते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आने वाली रोशनी को हम तक पहुंचने में 2 मिलियन साल लगे। उस वक्त धरती पर इंसान नहीं थे। तो क्या आप तैयार हैं इस अनोखे सफर पर जाने के लिए जहां हम समय और स्पेस की गहराइयों में उतरेंगे और हमारी सभ्यता की सबसे गहरी सच्चाइयों को समझेंगे। चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। कॉस्मिक समुंदर का किनारे। किताब की शुरुआत सेनेका के एक कोट से होती है जो फर्स्ट सेंचुरी में लिखा गया था। वो कहते हैं कि वो समय आएगा जब लंबे शोध रिसर्च से ऐसी चीजें सामने आएंगी जो कभी छुपी हुई हैं। हमारी पीढ़ियां इस बात पर हैरान होंगी कि हम कितनी आसान चीजें नहीं जानते थे। वो कहते हैं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और नेचर अपने रहस्यों को एक बार में नहीं बताती है। पुराने समय में लोग छोटी मोटी घटनाओं को बड़े कॉस्मिक इवेंट से जोड़ते थे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है 1000 बीसी के असेरियंस से आता है जो दांत का दर्द को एक कीड़े की वजह से मानते थे। उसके इलाज की शुरुआत यूनिवर्स की उत्पत्ति से होती थी और दांत दर्द के उपचार पर खत्म होती थी। उनके यूनिवर्स में अनु, ये और समास जैसे देवताओं का बोलबाला था। इंसान उस यूनिवर्स में एक जरूरी हिस्सा थे जहां दांत दर्द का इलाज भी बड़े कॉस्मिक रहस्यों से जुड़ा हुआ था। आज हमें यूनिवर्स को समझने का एक पावरफुल तरीका खोज लिया है जिसे साइंस कहते हैं। साइंस ने हमें एक इतना विशाल और पुराना यूनिवर्स दिखाया है कि उसमें उसके सामने इंसानी मामले पहले तो छोटे लगते हैं, लेकिन साइंस ने ये भी बताया है कि हम इस कॉस्मोस का एक गहरा हिस्सा हैं, इससे पैदा हुए हैं और हमारा भाग्य इससे जुड़ा हुआ है। हमारी सबसे बेसिक और छोटी छोटी घटनाओं का कनेक्शन भी यूनिवर्स और उसकी उत्पत्ति से है। ये किताब कॉस्मिक पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करने के लिए समर्पित है। 1976 की गर्मी और पतझड़ में जब मैं वाइकिंग लैंडर इमेजिन फाइट टीम का हिस्सा था, हम मार्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। हमने इंसानी इतिहास में पहली बार किसी और ग्रह पर 2 स्पेस व्हीकल उतारे थे। मिशन के रिजल्ट शानदार थे, लेकिन आम जनता को इसकी बहुत कम खबर थी। मीडिया का ध्यान तब और कम हो गया जब ये साफ हो गया कि मार्स पर लाइफ है या नहीं इसका कोई पक्का जवाब नहीं मिलेगा। जब मार्स का स्काई गुलाबी पीला बताया गया तो रिपोर्टर्स ने मजाक उड़ाया, क्योंकि वो मार्स को अर्थ जैसा देखना चाहते थे। उन्हें लगा था कि जनता का इंटरेस्ट कम हो जाएगा जैसे जैसे मार्स अर्थ से अलग दिखने लगेगा। इस अनुभव से मुझे विश्वास हो गया कि लोगों में प्लैनेट्स, लाइफ की उत्पत्ति और यूनिवर्स के बारे में जानने की बहुत इच्छा है और ये इंटरेस्ट टेलीविजन जैसे पावरफुल मीडियम से जगाया जा सकता है। मैंने और मेरे सहयोगी बी जेंट्री ली ने इसके लिए एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की जिसका नाम कॉस्मोस था। ये एक 13 पार्ट की टेलीविजन सीरीज थी जिसका उद्देश्य साइंटिफिक आइडियाज को आसान और रोमांचक तरीके से समझना था। इस सीरीज को 140 मिलियन लोग यानी अर्थ की 3% जनसंख्या ने देखा। ये इस बात पर आधारित थी कि आम जनता सोचती है और गहरे साइंटिफिक सवालों में उनका इंटरेस्ट होता है। किताब और टीवी सीरीज के एक साथ बनी थी, लेकिन दोनों का अलग अलग अप्रोच है। किताब में कुछ टॉपिक्स को टीवी सीरीज से ज्यादा गहराई से समझाया गया है
कुछ आइडियाज को बार बार समझाया गया है, पहले थोड़ा और फिर ज्यादा गहराई से। मैंने पॉलिटिक्स, रिलीजन और फिलोसॉफिकल मुद्दों को भी छुआ है, क्योंकि साइंस इंसानी प्रयासों से अलग नहीं है। दुनिया में हर जगह मिलिट्री मौजूद है जो हमें डराती है, और इसी से मुझे इन सोशल क्वेश्चन को उठाने की प्रेरणा मिली। साइंस एक ऐसी चीज है जो खुद को सही करती रहती है। जैसे चैप्टर 9 में हम सूरज के न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, और चैप्टर 10 में यूनिवर्स में कितना मैटर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेडरिक रेंस जैसे साइंटिस्ट ने न्यूट्रिनोस के बारे में नई खोजें की हैं, जिससे ये सब सवालों पर नई रोशनी पड़ती है। ये दिखाता है कि साइंटिफिक नॉलेज हमेशा बदलती और सही होती रहती है। मैं यहाँ उन उन दौरान और स्टीवन सोटर का आभारी हूँ जिन्होंने इस सीरीज और किताब को लिखने में मेरी मदद की। कॉस्मोस, ब्रह्मांड, वो सब कुछ है जो था और जो हमेशा रहेगा। इसका आकार और उम्र इंसान की समझ से बाहर है। हमारा छोटा सा प्लेनेट इस विशाल समय और जगह में कहीं खो गया है। इस कॉस्मोसिक नजरिए से हमारी ज्यादातर परेशानियां छोटी लगती हैं, लेकिन हमारी जाति स्पीसीज यंग, क्यूरियस और बहादुर है। पिछले कुछ हजार सालों में हमें कॉस्मोस के बारे में हैरान कर देने वाली खोजें की हैं। हमने ये याद दिलाती है कि इंसान को जानने की इच्छा के लिए ही इवॉल्व किया गया है, और नॉलेज ही सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इन खोजों के लिए स्केप्टिसिज्म, संदेह और इमेजिनेशन, कल्पना दोनों की जरूरत थी। इमेजिनेशन हमें ऐसी दुनिया में ले जा सकती है जो कभी थी ही नहीं, लेकिन इसके बिना हम कहीं नहीं जा सकते। अर्थ की सरफेस कॉस्मिक ओशंस की किनारा है। अभी तक हमने जो कुछ जाना है वो इसी किनारे से जाना है। अब हम समुद्र में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पानी लगता है हमें वापस इसी समुद्र में जाने की लालसा है। कॉस्मोस का आकार इतना बड़ा है कि मीटर और माइल जैसे यूनिट्स यूज करना बेकार है। इसकी जगह हम लाइट की स्पीड का यूज करते हैं। लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। सूरज हमसे 8 लाइट मिनट दूर है। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। अर्थ एक जगह है, लेकिन ये कोई टिपिकल जगह नहीं है। यूनिवर्स ज्यादातर खाली है। अगर हम यूनिवर्स में रैंडमली कहीं उतर जाते तो प्लेनेट पर होने का चांस 10 की पावर 33 से भी कम है। इसलिए प्लैनेट्स बहुत अनमोल हैं। जब हम बहुत दूर से देखते हैं तो गैलेक्सी समुंदर की झाग जैसी दिखती है। ये गैलेक्सीज गैस, डस्ट और अरबों खरबों सितारों से बनी होती हैं। ऐसे लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सीज में 100 बिलियन स्टार्स हैं। तो शायद कुल मिलाकर 10 बिलियन ट्रिलियन प्लैनेट्स होंगे। इसलिए ये सोचना मुश्किल है कि सिर्फ हमारा सूरज ही जिसके पास इनहेबिटेड प्लेनेट है। इससे लगता है कि यूनिवर्स लाइफ से भरा हो सकता है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी इन्हीं गैलेक्सीज में से एक है। हम इसके रिमोट आउटर स्कर्ट्स में रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार्स कितने तरह के होते हैं। कुछ बड़े और पतले, कुछ छोटे और डेंस। कुछ स्टार्स अकेले होते हैं और कुछ डबल या ट्रिपल सिस्टम में होते हैं। हम अर्थ से एक लाइट ईयर दूर अपने सोलर सिस्टम में पहुंचते हैं। यहाँ हमारा सूरज है जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से लाइट देता है, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते हुए प्लैनेट्स हैं। प्लूटो, नेपट्टून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, वीनस और फाइनली हमारी अपनी दुनिया अर्थ। अर्थ एक छोटा और फ्रेजाइल प्लेनेट है। ये हमारे घर है, हमारा जनक है। यहाँ पर ही हम इंसानों ने कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने का जुनून डेवलप किया है। अर्थ पर ही मैटर ने लाइफ और कॉन्शियसनेस का रूप लिया है। लेकिन हम पहली बार नहीं है जो इन सवालों पर गौर कर रहे हैं। 3rd सेंचुरी बीसी में अलेक्जेंड्रिया सिटी में इराटोस्थेनेस ने एक अर्थ का साइज कैलकुलेट किया था। उसने एक पेपिरस में पढ़ा था कि सिनी में 21 जून को दोपहर को डंडों की परछाई नहीं बनती, लेकिन अलेक्जेंड्रिया में बनती है। इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अर्थ कर्व्ड है। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया और सिनी के बीच की दूरी जो कि 800 किलोमीटर थी और एंगल्स को जोड़कर अर्थ का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर निकाला, जो कि बिल्कुल सही है। इस खोज के बाद लोगों को समुद्र में यात्रा करने की प्रेरणा मिली।
क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी इरेटोथ्रीस के कैलकुलेशन को पढ़ा था, लेकिन उन्होंने गलती से अर्थ को छोटा मान लिया था। अगर अमेरिका रास्ते में ना होता तो उनका मिशन फेल हो जाता। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में बड़े बड़े स्कॉलर्स थे जिन्होंने फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स पर काम किया। एरिस्टोक्रस ने कहा कि अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है, लेकिन उनकी किताबें खो गईं और हमें 2000 साल तक इंतजार करना पड़ा, जब तक कोपरनिकस ने इसी बात को दोबारा नहीं बताया। हम जानते हैं कि यूनिवर्स 15-20 बिलियन साल पुराना है। शुरू में सिर्फ एक यूनिफॉर्म रेडिएंट फायरबॉल था जिसे बिग बैंग कहते हैं। उस केओस से लेकर आज तक कॉस्मोस तक का सफर मैटर और एनर्जी का सबसे अद्भुत परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन है, और जब तक हम दूसरी इंटेलिजेंट बीइंग्स को नहीं खोज लेते तब तक ही सबसे शानदार हम ही ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो बिग बैंग से निकले हैं और इस कॉस्मोस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानी मायों में द सोर्सरर ऑफ फैटल लाउटर, द सोर्सरर ऑफ नाइट उनकैम्प्ट और द ब्लैक सोर्सरर को सबसे पहले बनाया गया था। उन्हें हर चीज का ज्ञान था, वो आसमान और धरती को देख सकते थे, लेकिन क्रिएटर, निर्माण करने वाले ने सोचा अगर ये सब कुछ जान लेंगे तो ये देवता बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने सिर्फ पास की चीजें देखने की अनुमति दी गई। द बुक ऑफ जॉब में कहा गया है, क्या तुम धरती की विशालता को समझ सकते हो? रोशनी का रास्ता कहाँ है और अंधेरे की जगह कहाँ है? ब्लाइसे पास्कल ने पेंसीज में लिखा है, मेरा गौरव स्पेस से नहीं बल्कि मेरी सोच पर निर्भर करता है। यूनिवर्स मुझे एक एटम की तरह घेर कर निगल लेता है, लेकिन मेरी सोच से मैं इस पूरी दुनिया को समझ सकता हूँ। T.H. हक्सले ने 1887 में कहा था कि हमारी पीढ़ियों का काम है कि हम ज्ञान के समुद्र में थोड़ा और जमीन प्राप्त करें। कॉस्मोस वो सब कुछ है, जो था और जो होगा। इसकी विशालता और उम्र इंसानी समझ से बाहर है। हमारा छोटा सा ग्रे प्लेनेट इस विशालता में कहीं खो गया है। इस नजरिए से इंसानों की चिंताएं छोटी लगती हैं, फिर भी हमारी प्रजाति स्पीसीज जवान, जिज्ञासु और बहादुर है। पिछले कुछ हजार सालों में हमने कॉस्मोस और उसमें अपनी जगह के बारे में हैरान करने वाली खोजें की हैं। ये हमें याद दिलाती है कि समझना एक आनंद है और ज्ञान हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर इस कॉस्मोस को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं इस पर निर्भर करता है। इन खोजों के लिए कल्पना, इमेजिनेशन और संदेह दोनों की जरूरत है। कॉस्मोस अनंत है और इसमें अनेक सुंदर तथ्य, फैक्ट और संबंध हैं। धरती की सतह कॉस्मिक समुद्र का किनारा है। हमें अभी तक जो कुछ भी जाना है इसी किनारे से जाना है। थोड़ी देर पहले हमने समुद्र में थोड़ा सा कदम रखा है और अब पानी हमें बुला रहा है। स्पेस की विशालता को समझने के लिए फैमिलियर यूनिट्स जैसे मीटर्स या माइल्स का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके बजाय हम लाइट की स्पीड का उपयोग करते हैं। लाइट 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर या 7 बार धरती के चक्कर लगा लेती है। सूरज से धरती तक आने में 8 मिनट लगते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सूरज 8 लाइट मिनट दूर है। एक साल में लाइट जितनी दूरी तय करती है उसको एक लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर टाइम नहीं बल्कि बहुत बड़ी दूरी को मापता है। धरती एक जगह है, लेकिन ये कोई साधारण जगह नहीं है, ना ही कोई ग्रह, सितारा या गैलेक्सी साधारण है, क्योंकि कॉस्मोस का ज्यादातर हिस्सा खाली है। अगर हम यूनिवर्स में रैंडम जगह पर होते तो किसी ग्रह के पास होने की संभावना 1 बिलियन ट्रिलियन से भी कम होती। इसलिए प्लैनेट्स बहुत अनमोल हैं। जब हम दूसरी गैलेक्सीज से यूनिवर्स को देखते हैं तो हमें समुद्र की झाग की तरह अनेक छोटे छोटे रोशनी के किरण दिखाई देते हैं। ये गैलेक्सीज हैं। ये या तो अकेले सफर करती हैं या ग्रुप्स में सफर करती हैं, एक साथ रहती हैं, या हम 8 बिलियन लाइट ईयर दूर हैं नॉन यूनिवर्स के किनारे पर। एक गैलेक्सी गैस, धूल और अरबों खरबों सितारों से बनी होती है। हर सितारा किसी के लिए एक सूरज हो सकता है। गैलेक्सीज में सितारे और दुनिया होती है, और हो सकता है कि कई जगह पर जीवन और सिविलाइजेशन हो। यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सीज में एवरेज 100 बिलियन स्टार्स हैं। टोटल प्लैनेट शायद 10 बिलियन ट्रिलियन होंगे। इतने बड़े नंबर्स के होते हुए क्या ये संभव है कि सिर्फ एक ही साधारण सितारा सूरज के पास जीवन से भरा प्लेनेट है?
मुझे लगता है कि यूनिवर्स जीवन से भरा हुआ है, लेकिन अभी तक हमने बस शुरू किया है अपनी खोज को। 8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सीज के क्लस्टर को भी मुश्किल से ढूंढ पाएंगे। एकमात्र प्लेनेट जहां जीवन है वो एक छोटा सा रॉक और मेटल का टुकड़ा है। अब हम लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी के पास पहुंचते हैं जो कुछ मिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस है और इसमें 20 गैलेक्सीज हैं। इसमें से एक M31 है जो एंड्रोमेडा कॉन्स्टलेशन में दिखाई देती है। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें सितारे, गैस और धूल है। फिजिक्स के लॉ पूरे प्योर कॉस्मोस में सेम हैं। अब हम 2 मिलियन लाइट ईयर दूर हैं। M31 के पीछे हमारी अपनी गैलेक्सी है। अब हम 40,000 लाइट ईयर दूर हैं और मिल्की वे के सेंटर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन धरती को ढूंढने के लिए हमें गैलेक्सीज के रिमोट आउटस्कर्ट्स की तरफ जाना होगा, एक दूरस्थ स्पाइरल आर्म के पास। यहाँ पर हम देखते हैं कि सितारे हमारे पास से गुजर रहे हैं। कुछ सितारे साबुन के बुलबुले की तरह पतले और बड़े बड़े हैं, कुछ शहर के साइज के हैं और लीड से 100 ट्रिलियन टाइम ज्यादा डेंस हैं। कुछ अकेले जैसे सूरज, कुछ डबल सिस्टम में हैं। कुछ सितारे इतने पास हैं कि एक दूसरे को छू रहे हैं। कुछ सुपरनोवा प्योर गैलेक्सी जितने चमकदार होते हैं और कुछ ब्लैक होल्स हैं जो कुछ किलोमीटर दूर से भी अदृश्य इनविजिबल होते हैं। ब्लू स्टार्स गर्म और जवान होते हैं। येलो स्टार्स मिडल एज्ड होते हैं। रेड स्टार्स बूढ़े और मर रहे होते हैं। मिल्की वे में ऐसे 400 बिलियन स्टार्स हैं। हर स्टार सिस्टम एक आइलैंड है जो दूसरे से लाइट ईयर की दूरी पर अलग है। हर दुनिया पर जीव जंतु ये ही सोचते होंगे कि वो अकेले हैं। हम भी धीरे धीरे कॉस्मोस को समझ रहे हैं। हम अब अपने पड़ोस धरती से एक लाइट ईयर दूर पहुंच गए हैं। सूरज के चारों तरफ कोमेट्री न्यूक्लियाई का एक गोला है। कभी कभी एक गुजरता हुआ सितारा इस गोले को हिला देता है और एक कोमेट अंदर सोलर सिस्टम में आ जाता है। सूरज की गर्मी से आइस वेपोराइज हो जाती है और एक सुंदर कोमेट की टेल बन जाती है। अब हम अपने सिस्टम के घरों के पास पहुंचते हैं। प्लूटो मीथेन आइस से ढका है। जाइंट गैस प्लैनेट्स जैसे नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर के पास आइसी मून्स हैं। इन गैस प्लैनेट्स के अंदर रॉकी ग्रे हैं। मार्स एक लाल ग्रह जिसमें वोल्केनोस, सैंडोस्ट्रोम्स और शायद जीवन के सिंपल रूप हो सकते हैं। फाइनली हम अपनी छोटी फ्रेजाइल नीली सफेद दुनिया पर लौट आते हैं। धरती हमारा घर है। यहाँ पर ही हमारी लाइफ शुरू हुई और इवोल्व हुई है। हम ही हैं जिन्होंने कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने का जुनून डेवलप किया है। धरती नीले आसमान, ओशिन्स और फॉरेस्ट और मेडोज से भरी हुई है। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से ये बहुत सुंदर और रेयर है। अभी तक हमें सिर्फ यही एक दुनिया मिली है जहां मैटर, लाइफ और कॉन्शियसनेस में बदल गए हैं। धरती को एक छोटी दुनिया समझने की खोज एशियंट नियर ईस्ट में 3री सेंचुरी BC में अलेक्जेंड्रिया में हुई थी। वहां इरेथोनीस नाम का एक आदमी रहता था। वो एक एस्ट्रोनॉमर, हिस्टोरियन, जियोग्राफर और फिलोसोफर, पोइट, थिएटर क्रिटिक और मैथमेटिशियन थे। एक दिन उन्होंने एक पेपर्स बुक में पढ़ा कि सिनी में 21 जून को दोपहर को डंडों की कोई परछाई नहीं बनती। इरेटोथीनिस ने सोचा अगर धरती फ्लैट है तो सिनी और अलेक्जेंड्रिया दोनों में डंडों की परछाई नहीं बननी चाहिए, ये दोनों में सेम होनी चाहिए। लेकिन अलेक्जेंड्रिया में परछाई बनती थी। इसका एक ही संभव जवाब था कि धरती की सरफेस गोल कर्व्ड है। इरेटोथनीस ने कैलकुलेशन किया। उन्होंने पता लगाया कि अलेक्जेंड्रिया और सिनी के बीच की दूरी धरती की सरकमफ्रेंस का 1/50 वह हिस्सा है। उन्होंने किसी को इस दूरी को चलाने के लिए हायर किया जो 800 किलोमीटर थी। 800 को 50 से मल्टीप्लाई करके उन्होंने 40,000 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस निकाला, जो बिल्कुल सही जवाब था। उन्होंने सिर्फ डंडों, आंखों और दिमाग का उपयोग करके ये इतनी बड़ी खोज की थी। इस खोज से लोगों को समुद्र में सफर करने की प्रेरणा मिली। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी इन्हीं कैलकुलेशन का उपयोग करके अमेरिका की खोज की थी। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें धरती को ऊपर से देखने देती है। अलेक्जेंड्रिया में 300 BC से 300 AD तक इंसानों ने एक ऐसी इंटेलेक्चुअल यात्रा शुरू की थी जिसकी वजह से हम आज स्पेस के किनारे तक पहुंच गए हैं। लेकिन उस शानदार शहर का अब
कुछ भी नहीं बचा है। उसकी पॉपुलेशन में मैसेडोनियन, रोमन और इजिप्शियन, ग्रीक और जूइश लोग थे। इस शहर की सबसे बड़ी चमत्कार यहाँ की लाइब्रेरी और म्यूजियम थे। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में पूरी दुनिया का ज्ञान था। यहाँ पर हाइपरकस और कॉन्स्टलेशन का मैप बनाने वाले, यूलिसिड ज्योमेट्री का नियम बनाने वाले, हीरोफिलस दिमाग को इंटेलिजेंस का सेंटर बताने वाले, हेरोन स्टीम इंजन का इन्वेंटर, अपोलोनियस कोनिक सेक्शन के मैथमेटिशियन और आर्किमिडीज मैकेनिकल जीनियस जैसे बड़े बड़े लोग थे। और इन सभी में एक महान महिला हाइपेटिया थी जो लाइब्रेरी की आखिरी रोशनी थी। टोलमी किंग्स ने इस रिसर्च को कई सालों तक सपोर्ट किया। लाइब्रेरी में 5 लाख से ज्यादा वॉल्यूम्स थे, लेकिन क्लासिकल सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद लाइब्रेरी को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। वहां पर एरिस्टोक्रेस और सैमसो की भी एक किताब थी जिसमें उन्होंने कहा था कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। हम इस सच्चाई को समझने के लिए लगभग 2000 साल तक इंतजार करते रहे। हमने यूनिवर्स को देखा और पता लगा कि हम एक मामूली सितारे के चारों तरफ घूमने वाले धूल के एक टुकड़े पर रहते हैं, और हम समय के विस्तार में भी एक छोटे से पल, इंस्टेंट हैं। हमारी यूनिवर्स 15 से 20 बिलियन साल पुराना है, जिससे बिग बैंग की शुरुआत हुई थी। उस समय गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स नहीं थे, सिर्फ एक यूनिफॉर्म रेडिएंट फायरबॉल था। हम उस बिग बैंग के दूर के वंशज हैं जो उस कॉस्मोस को समझने और आगे बढ़ाने में लगे हैं जिसे हम निकले हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, वन वॉइस इन द कॉस्मिक फॉग। कॉस्मिक फॉग में एक आवाज। इस चैप्टर की शुरुआत में अलग अलग धार्मिक और वैज्ञानिक विचारों के कुछ मुख्य अंश दिए गए हैं, जैसे कि कुरान में कहा गया है कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं। टीएच हक्सले ने डार्विन के इवोल्यूशन के विचार की तरह तारीफ करते हुए कहा कि इसने एक पुरानी फिलॉसफी में नया जीवन भर दिया। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कहा कि शायद सभी जीव जंतु एक ही मूल रूप से उत्पन्न हुए हैं। विलियम हगिस ने 1865 में कहा था कि सितारों में भी वही एलिमेंट्स मौजूद हैं जो अर्थ पर हैं, और शायद उनके पास भी जीवन है। मैं कार्ल सागन हमेशा से सोचता रहा हूँ कि कहीं और जीवन कैसा होगा, वो किस चीज से बना होगा। अर्थ पर सभी जीव कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं। एक समय था जब अर्थ पर कोई जीवन नहीं था, फिर ये जीवन से भर गया। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे बने, पहले जीव कैसे उत्पन्न हुए, और कैसे वो इवॉल्व होकर हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीव बने जो अपने ही ओरिजिन को समझ सकते हैं। क्या दूसरे प्लैनेट्स पर भी जीवन है, और अगर है तो क्या वो भी अर्थ की तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर आधारित है, या वो बिल्कुल अलग है? इन सब सवालों का जवाब ढूंढना ही असल में ये खोजना है कि हम कौन हैं। स्पेस की विशालता, अंधेरे में गैस, धूल और ऑर्गेनिक मैटर के बादल मौजूद हैं। रेडियो टेलीस्कोप ने वहां दर्जनों प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए हैं। इससे पता चलता है कि जीवन के लिए जरूरी सामग्री, मटेरियल हर जगह मौजूद है। शायद जीवन का आना और उसके विकास पर्याप्त समय मिलने पर एक कॉस्मिक निश्चितता, इनएबिलिटी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कितनी अच्छी संयोग कॉन्शियसनेस की बात है कि अर्थ जीवन के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन ये कोज और इफेक्ट का कंफ्यूजन है। हम अर्थ पर रहने वाले इसलिए यहाँ के अनुकूल हैं क्योंकि हम यहाँ बड़े हुए हैं। जो जीव अनुकूल नहीं थे वो मर गए। इसी तरह दूसरे प्लेनेट पर इवॉल्व होने वाले जीव भी अपने प्लेनेट की ही तारीफ करेंगे। अर्थ पर सभी जीवन आपस में जुड़े हुए हैं। हम सबकी केमिस्ट्री और इवोल्यूशनरी हेरिटेज एक जैसी है। हमारे साइंटिस्ट के पास सिर्फ एक तरह की बायोलॉजी का अध्ययन करने का मौका है, लेकिन शायद गैलेक्सी में जीवन के बिल्कुल अलग स्वर हैं। एक कॉस्मिक फॉग जिसमें बिलियंस अलग अलग आवाजें हैं। मैं आपको जापान के हाइके सामुराई की कहानी सुनाता हूँ। 1185 में हाइके क्लैन और जेंजी क्लैन के बीच दानोउरा में एक बड़ी लड़ाई हुई थी। हाइके हार गया और उनके एम्परर अनटोकू और उनकी दादी अन दुर्योन ने दुश्मन के हाथ लगने से बचने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी थी। इस लड़ाई के बाद वहां के फिशरमैन कहते थे कि समुराई
क्रैब्स बनकर समुद्र में घूमते हैं। वहाँ एक खास प्रजाति के क्रैब्स पाए जाते हैं जिनकी पीठ पर सामुराई के चेहरे जैसा निशान होता है। जब फिशरमैन इन क्रैब्स को पकड़ते थे तो उन्हें खाते नहीं थे और उनकी यादों में वापस छोड़ देते थे। इस तरह नेचुरल सिलेक्शन के बजाय इंसानों ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन से उन क्रैब्स को बचाया और उनके वंश आगे बढ़े। इंसान ने हजारों सालों से जानवरों और पौधों की प्रजातियों को डेलिब्रेट रूप से बदला है। डोमेस्टिक एनिमल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जैसे गाय के बड़े बड़े थन या मक्के के बड़े बड़े भुट्टे, सब आर्टिफिशियल सिलेक्शन का नतीजा है। अगर इंसान इतने कम समय में इतने बड़े बदलाव कर सकता है तो नेचुरल सिलेक्शन बिलियंस ऑफ सालों में क्या क्या कर सकती है। इसका जवाब है जीवन की सभी सुंदरता और विविधता। इवोल्यूशन एक सच्चाई है, सिर्फ एक थ्योरी नहीं। नेचुरल सिलेक्शन ही इसकी वजह है, जिसका क्रेडिट चार्लिस डार्विन और अल्फ्रेड रुसेल वाल्स को जाता है। इवोल्यूशन के लिए दो जरूरी चीजें हैं, डेथ और टाइम। बहुत सारे जीव मर जाते हैं क्योंकि वो इन्वायरमेंट के अनुकूल नहीं होते और लंबे समय में छोटे छोटे म्यूटेशन, जेनेटिक चेंजेस से नए नए जीव बन जाते हैं। डार्विन और वॉलेंस के इस आइडिया को शुरुआत में बहुत लोगों ने गलत माना, क्योंकि लोगों को लगता था कि जीव जंतुओं को एक ग्रेट डिजाइनर ने बनाया है। लेकिन फॉसिल रिकॉर्ड दिखाता है कि इवोल्यूशन ट्रायल एंड एरर से शुरू हुई है, जो एक एफिशिएंट डिजाइनर से मेल नहीं खाती। जब मैं कॉलेज में था, H.J. मुलर की लैब में फ्रूट्स फ्लाइज पर काम कर रहा था। एक दिन मुझे एक ऐसी फ्लाई मिली जो बिल्कुल अलग थी और मुझे लगा कि मैंने एक बड़े इवोल्यूशनरी चेंजेस देखे हैं। जब मैंने मुलर को इसके बारे में बताया तो उन्होंने हंसते हुए समझाया कि वो फ्लाई नहीं बल्कि एक मूठ थी जो हमारे मोलेसिस को खाने के लिए आई थी। ये भी नेचुरल सिलेक्शन का एक ही एग्जाम्पल था। धरती 4.6 बिलियन साल पहले बनी थी। लाइफ का ओरिजिन लगभग 4 बिलियन साल पहले हुआ है, जब प्रिमिटिव ओसिस में ऑर्गेनिक सोप था। वहां एक मॉलिक्यूल बना जो अपनी कॉपीज बना सकता है, जो डीएनए का पहला रूप था। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो 4 अलग अलग लेटर्स में जेनेटिक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। इन्हीं इंस्ट्रक्शन के अलग अलग सेट से अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। म्यूटेशन एक न्यूक्लियोटाइड में एक चेंज है जो अगले जनरेशन में रेप्लिकेट होते हैं। धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स मिलकर पहला सेल बन गए। 3 बिलियन साल पहले पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए थे। 2 बिलियन साल पहले सेक्स का आविष्कार हुआ। इससे इवोल्यूशन बहुत तेजी से होने लगी। 1 बिलियन साल पहले पौधों ने फोटोसिंथेसिस की शुरुआत की, जिससे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आना शुरू हो गया। लगभग 600 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें बड़े लाइफ फॉर्म्स आना शुरू हो गए। इसके बाद फिश, वर्टिब्रेट्स, प्लैनेट्स जो लैंड पर आने लगे। इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, मैमल्स और बर्ड्स आने लगे। और कुछ मिलियन साल पहले ह्यूमंस आए। हमारी बायोलॉजी बहुत कुछ ट्रीज से मिलती है। हम फोटोसिंथेसिस से बने कार्बोहाइड्रेट्स को खाकर एनर्जी निकालते हैं और इस प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे प्लैनेट्स दोबारा रिसाइकिल करते हैं। सेल के अंदर एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एंजाइम केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं और न्यूक्लिक एसिड उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं। ह्यूमन डीएनए में 10 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन अगर लिखी जाए तो 100 मोती किताबों में आएगी। इसका मतलब है कि इंसानों में बहुत ज्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल है। H.J. मुलर की लैब में हमने प्रिमिटिव अर्थ के गैसेस को मिलाकर और उनमें स्पार्क्स, बिजली पैदा करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाया। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जीवन के लिए जरूरी सामग्री आसानी से बन सकती है। अभी तक कोई भी टेस्ट ट्यूब से जिंदा जीव नहीं निकला है, लेकिन हम इस पर सिर्फ 30 साल से काम कर रहे हैं, जबकि नेचर के पास 4 बिलियन साल का हेड स्टार्ट था। अगर दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन है भी तो वो अर्थ के जीवन से बहुत अलग होगा, क्योंकि इवोल्यूशन का प्रोसेस रैंडम होता है। कार्ल सैगन ने सेल्पीटर के साथ मिलकर जुपिटर जैसे गैस प्लैनेट पर जीवन की संभावनाओं पर विचार किया। उन्होंने फ्लोटर्स, बड़े गैस के गुब्बारे और उनके हंटर्स की कल्पना की। फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियम ऐसे जीवों की अनुमति देते हैं, लेकिन
नेचर हमारी कल्पनाओं का पालन नहीं करती। जीवन की स्टडी इतिहास की तरह है। हमें अतीत को पूरे डिटेल में जानना होता है, तभी हम वर्तमान को समझ सकते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का अध्याय बायोलॉजी को डी प्रोविशनलाइज कर देगा। हमें पहली बार पता चलेगा कि किस तरह का जीवन पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की, द हार्मनी ऑफ वर्ड्स, दुनिया का सामंजस्य। इस चैप्टर की शुरुआत में द बुक ऑफ जो के कुछ अंश हैं, जिसमें पूछा गया है, क्या तुम आसमान के कानून जानते हो? क्या तुम धरती पर उनके राज्य स्थापित कर सकते हो? उसके बाद जोरोस्ट्रियन धर्म की एक किताब मेनोक एक्ट से एक कोट है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य और अन्य जीवों पर आने वाले सुख और दुख का कारण 7 एंड 12 है, जहां 12 रहस्य साइन ऑफ द जोडाइक रोशनी की तरफ के कमांडर हैं और 7 ग्रे प्लैनेट्स अंधेरे के कमांडर हैं जो मौत और बुराई लाते हैं। इसके बाद आइजैक न्यूटन का कोट है, जिसमें वो कहते हैं कि चीजों के प्रमाणित नियम मैनिफेस्ट प्रिंसिपल से उनके गुनाहों को समझना एक बड़ा कदम होगा। और फाइनली जोहानेस कैपलर का कोट है, जो कहते हैं कि मनुष्य को आसमान के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे इंसानों का दिमाग को हमेशा नया पोषण मिलता रहता है। सेलेस्टियल बियर्ड्स समझते थे 1066 में विलियम द कॉन्करर ने हैले कॉमेट को इंग्लैंड पर हमला करने का शुभ संकेत माना। जियोटो, जो मॉडर्न पेंटिंग के फाउंडर हैं, उन्होंने 1301 में हैले कॉमेट को एक नेटिविटी सीन में शामिल किया था। 1466 में इस कॉमेट के वापस आने पर क्रिश्चियन डर गए थे कि कहीं भगवान तुर्क की तरफ न हो जाएं। केपलर ने कॉमेट्स को स्पेस में मछलियों की तरह तेजी से घूमने वाला बताया। न्यूटन ने उनके ऑर्बिट को समझाया और कहा कि कॉमेट्स प्लैनेट्स की तरह सूरज के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहे। उनका मानना था कि धरती का पानी कॉमेट से ही आया है। मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं कि कॉमेट्स का प्लैनेट से टकराना उसके एटमॉस्फेयर को बदल सकता है। 1910 में हैले कॉमेट की टेल से धरती का गुजरना था, जिससे लोग घबरा गए थे। उन्हें लगा कि टेल में मौजूद पॉइजन साइनोजन से सब मर जाएंगे। प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स लगभग सर्कुलर हैं, लेकिन कॉमेट्स के ऑर्बिट बहुत ज़्यादा एलिप्टिकल होते हैं। सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर में जिन प्लैनेट्स के ऑर्बिट एलिप्टिकल थे वो आपस में टकरा गए और ख़त्म हो गए। जो सर्कुलर ऑर्बिट में थे वो बच गए और बड़े हो गए। सोलर सिस्टम के सबसे बाहर एक विशाल गोलाकार बादल स्फेरिकल क्लाउड है, जिसमें ट्रिलियंस कॉमेट्स हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। कभी कभी एक गुजरता हुआ सितारा इस बादल को डिस्टर्ब करता है और कॉमेट सूरज की तरफ आने लगते हैं। कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स प्लैनेट से टकराते रहते हैं। क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके टकराने की संभावना भी ज़्यादा होती है। मून की सतह सरफेस पर हजारों क्रेटर्स हैं। ये इस बात का सबूत है कि शुरुआती सोलर सिस्टम बहुत टकराहट होती थी। अर्थ और मून पर क्रेटर्स बनने की स्पीड सेम है, लेकिन धरती पर हवा और पानी की वजह से ये धीरे धीरे मिट जाते हैं। मौत के बाद वीनस और धरती का मास, साइज और डेंसिटी लगभग सेम है। गैलीलियो ने 1609 में वीनस को टेलीस्कोप से देखा था और उसमें कोई सरफेस फीचर नहीं दिखा था। इस वजह से लोगों ने कई कल्पनाएं बनाई, जैसे कि वीनस पर दलदल है या वो सेल्टज़र के ओशन से ढका है। लेकिन 1956 में रेडियो टेलीस्कोप से पता चला कि वीनस की सतह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। सोवियत स्पेसक्राफ्ट वेनेरा ने वीनस पर उतरकर इसकी पुष्टि की। वीनस की सतह लगभग 480 डिग्री सेल्सियस मतलब 900 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है, जो एक भयानक जगह है। वहाँ का प्रेशर धरती से 90 गुना ज़्यादा है।
वीनस के क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं। वहाँ पर हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है, लेकिन सरफेस की गर्मी की वजह से एक ही बूंद जमीन पर नहीं पहुँच पाती। वीनस का एक्सट्रीम टेम्परेचर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर गर्मी को ट्रैप कर लेते हैं। धरती पर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन फॉसिल फ्यूल को जलाने से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जिससे रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट का खतरा है। मनुष्य ने हमेशा से धरती के क्लाइमेट को बदला है, जैसे कि जंगल काटना और घास के मैदान को ख़त्म करना। इससे धरती का टेम्परेचर कम हो सकता है, जिससे नया आइस एज आ सकता है। धरती हमारा इकलौता घर है। वीनस बहुत गर्म है और मार्स बहुत ठंडा है। हमें अपने क्लाइमेट के बारे में जानने और उसकी रक्षा करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी यहाँ रह सकें। अब चैप्टर 5 से शुरू करते हैं। ब्लूज फॉर अ रेड प्लेनेट, लाल ग्रह के लिए ब्लूज। चैप्टर 5 की शुरुआत एक कहानी से होती है। बहुत साल पहले एक मशहूर अखबार के पब्लिशर ने एक बड़े एस्ट्रोनॉमर को टेलीग्राम भेजा। उसमें पूछा था मार्स पर लाइफ है या नहीं, 500 शब्दों में तुरंत बताएं। एस्ट्रोनॉमर ने जवाब दिया, मैं 250 बार लिखा, कोई नहीं जानता। लेकिन इस सफाई के बावजूद लोग मार्स पर जीवन के दावे करते रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मार्स पर जीवन हो और कुछ नहीं। साइंस में दोनों पॉसिबिलिटीज़ को एक साथ रखना ज़रूरी होता है। मार्स पर इतनी कल्पनाएं क्यों? क्योंकि मार्स पहली नज़र में अर्थ जैसा लगता है। वहाँ पोलर आइस कैप्स हैं, वाइट क्लाउड्स हैं, डस्ट स्टॉर्म्स हैं और 24 घंटे का दिन भी है। इसलिए लोग इसको आबाद दुनिया समझ सोचना पसंद करते हैं। H.G. वेल्स ने 1897 में अपनी किताब द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में मार्स के ऊपर ग्रहों से हमला होने की कहानी लिखी थी। इस कहानी ने लोगों के दिमाग में मार्शियन का डर और ख्वाब दोनों भर दिए थे। वेल्स की किताब छपने से 3 साल पहले पर्सिवल लोवेल ने मार्स पर जीवन के सबूत खोजने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी बनाई। 1877 में एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर जियोवानी ने मार्स पर कैनाली चैनल्स देखे थे, जिसको गलती से कैनाल्स नहरें समझ लिया गया। लोवेल को लगा कि ये कैनाल्स एक एडवांस बुद्धिमान प्रजाति ने बनाई हैं जो पोलर आइस कैप से पानी ला रहे हैं। लेकिन अल्फ्रेड रसल वॉलेंस ने 1907 में लोवेल के विचारों को गलत बताया। वॉलेंस ने कैलकुलेट किया कि मार्स का टेम्परेचर पानी के लिए बहुत कम है। उन्होंने कहा कि इतने ठंडे सूखे मौसम में कैनाल से पानी ले जाना मैडमैन का काम होगा, इंटेलिजेंट बीइंग्स का नहीं। स्पेसक्राफ्ट से मिलने वाली तस्वीरों में लोवेल के बनाए हुए कैनाल्स का कोई सबूत नहीं मिला। हमारा एडिशन। आप लोवेल की गलती से क्या सीख सकते हैं? लोवेल की कहानी से हम सीखते हैं कि हमारी कल्पनाएं, परसेप्शंस हमारे ऑब्जर्वेशन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। जब भी हम कोई नई खोज करते हैं तो अपने दिमाग को खुला रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमें वही देखना चाहिए जो वहाँ है, ना कि वो जो हम देखना चाहते हैं। यह साइंस का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रॉकेट का आविष्कार चाइना में हुआ था, जिसे शुरू में सिर्फ मंजन और आतिशबाजी के लिए यूज किया गया। फिर रसिया के कोस्टाटिन और अमेरिका के रॉबर्ट गोडार्ड ने इसको प्लैनेट्स तक पहुंचाने का जरिया माना। आज हमारे पास अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट हैं जो सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक एलियन विजिटर हैं जो अर्थ पर आ रहे हैं। पहले आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते हैं आपको सीधी लाइन और स्क्वायर्स दिखने लगते हैं। ये रोड्स, हाईवेज और सिटीज स्ट्रीट्स हैं।
इस स्केल पर आपको इंटेलिजेंट लाइफ का सबूत मिलता है। वाइकिंग मिशन ने मार्स पर बड़े स्ट्रक्चर की खोज नहीं की, इसलिए वहां बड़े जीव होने का कोई सबूत नहीं मिला। मार्स का एटमॉस्फेयर अभी बहुत पतला है और इसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। वहां पर लिक्विड पानी होना अभी असंभव है। वहां ओजोन की परत भी नहीं है, इसलिए सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधी सतह पर पड़ती है। फिर भी जार्स एक्सपेरिमेंट में अर्थ के कुछ माइक्रोब्स मार्स के माहौल में जिंदा रह पाए थे। इससे पता चला कि अगर मार्शियंस होते तो वो वहां जरूर सरवाइव कर लेते। वाइकिंग्स मिशंस ने 1976 में मार्स पर 2 लैंडर्स उतारे। इन्होंने वहां की सतह की शानदार तस्वीरें भेजीं, लेकिन लाइफ का कोई निशान नहीं मिला। वाइकिंग्स के माइक्रोबायोलॉजी एक्सपेरिमेंट ने पॉजिटिव रिजल्ट दिए थे, लेकिन इसका कारण मार्शियंस नहीं बल्कि मार्स की मिट्टी में मौजूद क्लेस हो सकते हैं। क्लेस केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं जो लाइफ जैसी लगती है, इसलिए मार्स पर जीवन का कोई पक्का सबूत नहीं है। क्लेस और लाइफ का कनेक्शन। क्लेस का लाइफ से जैसा बिहेवियर दिखाना एक बहुत ही रोचक खोज है। ये हमें बताता है कि जीवन की शुरुआत से पहले नॉन लिविंग मटेरियल्स भी ऐसी केमिकल रिएक्शंस कर सकते थे जो लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं। शायद प्रिमिटिव अर्थ पर लाइफ को शुरू करने में क्लेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मार्स पर ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं मिला, जिससे लाइफ की संभावना और कम हो जाती है। साइंस फिक्शन में अक्सर एलियंस को हमारे जैसे ही बनाया जाता है, लेकिन सागन कहते हैं कि अगर लाइफ कहीं और है तो वो हमसे बिल्कुल अलग होगी। अनमोल जीवन। सागन ने कहा कि हम सब कार्ल सागन या XYZ नाम के पानी, कैल्शियम और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है। ये बात कोई लोगों को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा अस्तित्व कितना अनमोल और कॉम्प्लेक्स है। इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और जीवन को बचाना चाहिए, चाहे वो अर्थ पर हो या कहीं और। वाइकिंग मिशन के बाद कुछ साइंटिस्ट मार्स पर से मिट्टी के सैंपल्स लाकर उनका अर्थ पर अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन इसमें बैक कंटामिनेशन का खतरा है, यानी मार्स के माइक्रोब्स अर्थ पर आकर हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए एक बेहतर ऑप्शन मार्स पर ही एक रोविंग व्हीकल भेजना है। ये रोवर खुद से आसपास की जगहों को एक्सप्लोर कर सकता है, हर दिन एक नई तस्वीर और नई जानकारी भेज सकता है। इससे हमें मार्स के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा और शायद लाइफ का कोई निशान भी मिल जाए। अगर मार्स पर लाइफ मिलती है तो हमें वहाँ कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ लाइफ नहीं है तो हम उसको रहने लायक बना सकते हैं। इस प्रोसेस को टेरा फॉर्मिंग कहते हैं। इसके लिए मार्स के पोलर कैप्स को गर्म करके वहाँ का एंशियंट एटमॉस्फेयर रिलीज किया जा सकता है। इसके लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स का उपयोग किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो मार्स पर कैनाल्स बनाए जाएंगे। फिर मार्स पर रहने वाले लोग हम ही होंगे। चैप्टर 6 ट्रेवलर्स टेल्स, यात्री की कहानी। आज का दौर वो समय है जब इंसानों ने स्पेस के समुंदर में सफ़र करना शुरू कर दिया है। केपलर के नियमों पर चलने वाले मॉडर्न जहाज फिलहाल इंसान रहित हैं। ये खूबसूरती से बने हुए हैं, आधुनिक रोबोट्स हैं जो अनजान दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आउटर सोलर सिस्टम के लिए होने वाले सफ़र अमेरिका के कैलिफोर्निया के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी JPL से कंट्रोल किए जाते हैं। 9 जुलाई 1969 को वोयागर 2 नामक एक स्पेसक्राफ्ट जुपिटर सिस्टम से मिला। इसका अंतर्ग्रह इंटरप्लैनेटरी स्पेस में सफ़र करते हुए लगभग 2 साल हो चुके थे। इस स्पेसक्राफ्ट में हजारों हिस्से थे, जिसे इस तरह बनाया गया था कि अगर एक हिस्सा काम करना बंद कर दे तो दूसरा उसकी जगह ले ले। इसका वजन 0.9 टन था और ये एक बड़े लिविंग रूम जितना बड़ा था। इसका मिशन सूरज से इतना दूर था कि इसको सोलर एनर्जी से पावर नहीं मिल सकती थी। इसके बजाय वोयागर एक छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर निर्भर था जो प्लूटोनियम के रेडियोएक्टिव गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता था।
जुपिटर के चारों तरफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स का एक खतरनाक रेडिएशन बेल्ट है। वोयेगर को जुपिटर और उसके मून्स को पास से देखने के लिए इस रेडिएशन बेल्ट से गुजरना पड़ा। इन पार्टिकल्स से स्पेसक्राफ्ट के नाजुक इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकते थे और इलेक्ट्रॉनिक्स भी जल सकते थे। जुपिटर के चारों तरफ धूल का एक रिंग भी था जिसे वोयेगर 1 ने पहले ही खोजा था। अगर स्पेसक्राफ्ट इस रिंग के एक छोटे से टुकड़े से भी टकरा जाता तो वो कंट्रोल खो सकता था और धरती से उसका कनेक्शन टूट जाता, लेकिन इंसान और रोबोट की समझदारी के कारण वोयागर ने जुपिटर को सुरक्षित तरीके से पार कर लिया। वोयागर 2 अब सैटर्न की तरफ बढ़ गया है। सैटर्न के ग्रेविटी से इसको यूरेनस तक धक्का मिलेगा। यूरेनस के बाद ये नेपच्यून को पार करके सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा और एक इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। ये सफ़र इंसानी इतिहास की लंबी खोज की परंपरा का हिस्सा है। 15th और 16th सेंचुरी में स्पेन से एज़ोरस तक का सफ़र कुछ ही दिनों में होता था, जैसे आज धरती से चांद तक का सफ़र होता है। तब अटलांटिक ओशन को पार करने में कुछ महीने लगते थे, जैसे आज वीनस या मार्स तक पहुंचने में लगते हैं। वोयेगर जैसे हमारे स्पेसक्राफ्ट भविष्य में होने वाले इंसानी स्पेस एक्सपेडिशंस के पहले प्रतिनिधि हैं। 17th सेंचुरी का डच रिपब्लिक इस सफ़र और खोज के दौर का एक प्रतीक था। स्पेन से आज़ादी मिलने के बाद उसने यूरोपियन एनलाइटमेंट को सबसे ज़्यादा अपनाया। ये एक तार्किक, रैशनल और ऑर्डरली और क्रिएटिव समझ थी। अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए उन्हें एक बड़े फ्लीट बनाने की ज़रूरत थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके लिए पूरी दुनिया में शिप्स भेजे। इस तरह डच हर जगह मौजूद थे। ये मिशन सिर्फ पैसों के लिए नहीं थे, बल्कि इनमें से नए जगहों, पौधों और जीवन को खोजने की साइंटिफिक भावना भी थी। उस दौर में हॉलैंड में बड़े बड़े आर्टिस्ट और साइंटिस्ट थे, जैसे रैम्ब्रांडेट, वर्मीर, फ्रांस हाल्स और ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। गैलीलियो को भी यहाँ के यूनिवर्सिटी ऑफ लेडेन ने प्रोफेसर बनने का ऑफर दिया था। जब चर्च ने उन्हें उसके विचारों के लिए सजा दी थी, हॉलैंड ने विचार की आज़ादी को बढ़ाया था। क्रिश्चियन ह्यूजेंस भी इसी दौर के थे। उनके पिता कॉन्स्टेंटिन ह्यूजेंस एक बड़े डिप्लोमेट और पोइट थे। क्रिश्चियन ने गैलीलियो के टेलीस्कोप के बेहतर बताया और इससे कई खोजें की। उन्होंने ही पहली बार मार्स पर सरफेस फीचर को मैप किया और उसके दिन की लंबाई को मैप लिया। ह्यूजेंस ने सैटर्न के रिंग्स को भी पहली बार पहचाना और उसके सबसे बड़े चांद टाइटन को खोजा। ह्यूजेंस का मानना था कि दूसरे सितारों के पास भी प्लैनेट्स होने चाहिए और उन पर जीवन भी होना चाहिए। उन्होंने इसको अपनी किताब द सेलेस्टियल्स वर्ड्स डिस्कवर्ड में लिखा। वो सोचते थे कि इंसान से अलग रूप वाले जीव भी होशियार हो सकते हैं, लेकिन उनका भी मानना था कि वो हमारी तरह हाथ पैर वाले और सीधे चलने वाले होंगे। वोयेगर स्पेसक्राफ्ट ह्यूजेंस की इसी खोज की परंपरा का हिस्सा है। जैसे पुराने यात्री अनजान ज़मीनों पर उनके जीव जंतुओं की कहानियां लाते थे, वैसे ही मॉडर्न वोयेगर्स भी नई दुनियाओं की कहानियां ला रहा है। वोयेगर ने जुपिटर के 4 बड़े चांद की खोज की। इन्हें गैलीलियन सैटेलाइट्स भी कहते हैं। सबसे अंदर के 2 मून्स लो और यूरोपा की डेंसिटी रॉक जैसी है और बाहर के 2 मून्स गैनिमेड और कैलिस्टो की डेंसिटी रॉक और आइस के बीच की है। साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया था कि गैनिमेड और कैलिस्टो के अंदर शायद पानी या स्लश के ओशंस होंगे। 9 जुलाई 1979 को वोयेगर 2 से हमें यूरोपा की पहली क्लोजअप तस्वीर मिली। इसकी सरफेस पर बहुत सी लंबी और टेढ़ी मेढ़ी लाइंस दिखाई दी, जो परसिवल लोवेल के मार्स के कैनाल्स की याद दिला रही थी। यूरोपा सरफेस पर लगभग कोई क्रेटर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ की आइस पिघल कर सरफेस को नया कर देती है। लेकिन वोयेगर से मिली सबसे खास कहानी लो की है।
इसकी सरफेस मार्स से भी ज़्यादा लाल है। वोयेगर ने लो पर पहला एक्टिव वोल्केनो खोजा। इसके साथ पर करीब 9 बड़े और हजारों छोटे वोल्केनोस हैं जो गैस और डेब्रिस उगलते रहते हैं। इसलिए इसकी सतह पर कोई क्रेटर्स नहीं है क्योंकि नया मटेरियल उनको हमेशा भर देता है। लो का एटमॉस्फेयर सल्फर डाइऑक्साइड से बना है। इसका अंदर का हिस्सा शायद पिघले हुए सल्फर के ओशियन से बना है जो जुपिटर और यूरोपा की ग्रेविटेशनल पुल के कारण पैदा होती है। जुपिटर खुद एक बड़ा गैस का गोला है जिसके अंदर कोई ठोस सतह नहीं है। ये सूरज से जितनी एनर्जी लेता है उससे दुगनी एनर्जी बाहर देता है। इसकी तेजी से घूमने की वजह से इसके एटमॉस्फेयर में रंग बिरंगे बादल और बेल्ट्स बनते हैं। जुपिटर और ह्यूमन क्यूरियोसिटी। जुपिटर अपनी विशालता और रहस्यमयी सुंदरता के साथ इंसानी क्यूरियोसिटी को हमेशा से प्रेरणा देता रहा है। जैसे हमारे पूर्वजों ने सूरज और चांद को देखकर आनंद और डर महसूस किया, हम जुपिटर के बादल और उसके मून्स को देखकर हैरान होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कॉस्मोस कितना बड़ा और कितना कॉम्प्लेक्स है और हम कितने छोटे। ये हमें हम्बल बनाता है और नए सवाल पूछने के लिए प्रेरणा देता है। जुपिटर के कोर में लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन हो सकता है जो धरती पर नहीं पाया जाता। इस लिक्विड मेटल में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट्स जुपिटर के बड़े मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन बेल्ट का कारण हो सकते हैं। जुपिटर से रेडियो एमिशन होती है जिसे पहली बार 1950s में बर्नैर्ड बुर्के और केनेथ फ्रैंकलिन ने खोजा था। सैटर्न भी जुपिटर जैसा ही है लेकिन छोटा है। इसके पास भी रिंग्स और कई मून्स हैं। इसका सबसे इंटरेस्टिंग मून टाइटन है जिसका एक घना एटमॉस्फेयर है। साइंटिस्ट को लगता है कि टाइटन की सरफेस पर ऑर्गेनिक स्लज हो सकते हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी मटेरियल है। टाइटन और लाइफ की कल्पना। टाइटन का माहौल अर्थ से बिल्कुल अलग है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है और एटमॉस्फेयर मीथेन से भरा है। अगर यहाँ लाइफ है तो वो भी हमसे बिल्कुल अलग होगी। टाइटन की स्टडी हमें लाइफ के बारे में हमारी समझदारी को और ज़्यादा फैलाने का मौका देती है। ये हमें सिखाता है कि लाइफ के लिए कार्बन और पानी ही अकेला आधार नहीं हो सकता। शायद वहाँ लाइफ के अनमोल और अनोखे रूप हों जिसे अभी तक हमने सोचा भी नहीं। टाइटन की खोज से हमारी कल्पनाओं को नए पंख मिलते हैं। सैटर्न के रिंग्स छोटे छोटे आइस के टुकड़ों से बने हैं। ये टुकड़े आपस में ग्रेविटी की वजह से जुड़ नहीं पाते क्योंकि इनकी ऑर्बिटल स्पीड अलग अलग होती है। इसलिए वहाँ एक मून बनने की जगह रिंग्स बन गए हैं। वोयेगर स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम के बाहर जा रहे हैं। 21 सेंचुरी के बीच में ये हेलियोपाउस को पार कर लेंगे जो सूरज का इन्फ्लुएंस एरिया है। इसके बाद ये इंटरस्टेलर स्पेस में घूमते रहेंगे अनंत समय तक। अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 की, द बैकबोन ऑफ नाइट, रात की रीढ़ की हड्डी। जब मैं छोटा था ब्रुकलिन न्यूयॉर्क सिटी के बेंसन सेक्शन में रहता था। मैं अपने पड़ोस को अच्छी तरह से जानता था, हर बिल्डिंग हर गली। लेकिन उससे कुछ ब्लॉक्स दूर 86th स्ट्रीट से परे एक अनजान जगह थी। मेरे लिए वो मार्स जैसी थी। सर्दियों में जल्दी सोने के बाद भी कभी कभी सितारे दिख जाते थे। मैं उन्हें देखता और सोचता कि वो क्या हैं। जब मैं बड़े बच्चों को या एडल्ट से पूछता तो वो कहते वो तो आसमान में रोशनी है। बच्चे, मैं देख सकता था कि वो रोशनी है लेकिन वो क्या है, ये सवाल मुझे परेशान करता था। जब मैं बड़ा हुआ मुझे अपनी पहली लाइब्रेरी कार्ड मिली। मैंने लाइब्रेरियन से सितारों के बारे में किताब मांगी। पहले उसने मुझे हॉलीवुड के स्टार्स की फ़ोटो वाली किताब दी लेकिन फिर उसने सही किताब दी। मैंने उस किताब में एक हैरान कर देने वाली बात पढ़ी। सितारे सूरज हैं, बस बहुत दूर हैं। मैंने सोचा कि अगर सितारे सच में सूरज हैं तो वो ज़रूर 86 स्ट्रीट से, मैनहट्टन से और शायद न्यू जर्सी से भी ज़्यादा दूर होंगे। कॉस्मोस मेरी सोच से बहुत बड़ा था। मैंने आगे पढ़ा कि धरती भी एक प्लैनेट है और सूरज का चक्कर लगाती है। दूसरे प्लैनेट्स भी सूरज के चक्कर
चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन प्लैनेट्स अपनी रोशनी से नहीं चमकते, वो सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि दूसरे सितारों के पास भी प्लैनेट्स होंगे जिन पर शायद जीवन होगा, इसलिए मैंने एक एस्ट्रोनॉमर बनने का फैसला किया ताकि मैं सितारों और प्लैनेट्स के बारे में जान सकूं और वहां जा सकूं। क्यूरियोसिटी की महानता। कार्ल सागन की तरह हम सबको बचपन में ऐसे सवाल होते हैं, उनकी कहानी से हम सीखते हैं कि अपनी जिज्ञासा को बनाए रखने कितना ज़रूरी है। ऐसे सवाल हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते बल्कि हमें इमेजिनेशन और सोचने की शक्ति भी देते हैं। बच्चों के ऐसे सवालों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इससे उनका दिमाग खुलता है। इंसान हमेशा से ही सितारों को समझने की कोशिश करते रहे हैं। हजारों साल पहले जब न साइंस थी न किताबें, हमारे पूर्वजों को लगता था कि सितारे या तो कैंपफायर्स आग हैं या बहुत दूर हैं, या फिर रात एक बड़े जानवर की खाल है जिसमें होल्स हैं और उन होल्स से रोशनी बाहर आ रही है। स्कीमो लोग मिल्की वे को रात की रीढ़ की हड्डी, द बैकबोन ऑफ नाइट कहते थे। उनका मानना था कि मिल्की वे रात को ऊपर उठाए रखती है वरना अंधेरे के टुकड़े नीचे गिर जाएंगे। बाद में इन मेटाफोर्स की जगह देवताओं ने ले ली। लोगों ने सोचा कि देवता ही प्रकृति को चलाते हैं, अगर वो खुश होते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है और अगर नाराज होते हैं तो सूखा, तूफान और बीमारियां आती हैं। इसलिए देवताओं को खुश रखने के लिए प्रीस्ट और ओरेकल्स का एक बड़ा नेटवर्क बन गया। लेकिन 2500 साल पहले लोनिया में एक बड़ा बदलाव आया। वहाँ के लोगों ने सोचा कि यूनिवर्सिटीज़ को गॉड्स के बिना भी समझा जा सकता है। यूनिवर्स को गॉड्स के बिना भी समझा जा सकता है। उनका मानना था कि प्रकृति के कुछ नियम हैं जिसे समझकर हम दुनिया के रहस्यों को जान सकते हैं। उन्होंने इस ऑर्डर्ड और एडमायरेबल यूनिवर्स को कॉस्मोस कहा। लोनिया में साइंस का जन्म हुआ। लोनिया के लोग व्यापार करते थे, इसलिए उनके पास अलग अलग सभ्यताओं के विचार आते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीस के लोग आकर मिलते थे, इसलिए वहां एक ही गॉड की जगह कई गॉड्स थे, जिससे लोगों के मन में सवाल उठते। समृद्धि और ज्ञान। लोनिया सिविलाइजेशन की तरह जब कोई समाज, सोसाइटी दूसरे कल्चर्स और विचारों से मिलता है तो उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। इससे नई खोजें और नई सोच का जन्म होता है। हमारे लिए भी आज की दुनिया में दूसरे कल्चर्स को समझना और उनके साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। इन लोनिया साइंटिस्ट में से पहले द टेल्स ऑफ मिलेटस, उन्होंने बिना देवताओं के प्रकृति को समझने की कोशिश की। उन्होंने ज्योमेट्री का थ्योरम का प्रमाण दिया और सोलर एक्लिप्स प्रेडिक्ट किया। वो कहते थे कि दुनिया पानी से बनी है और धरती पानी के ऊपर तैरती है। एनजाइमेंडर ऑफ मिलेटस थैलेस के कलीग्स थे। उन्होंने एक डंडे की परछाई से साल और मौसम की लंबाई मापी। उन्होंने ही कहा था कि इंसान दूसरे जीवों से इवॉल्व हुए हैं। वो अनेक प्लैनेट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ल्ड्स में विश्वास करते थे और उनका मानना था कि वो सब आबाद, इनहेबिटेड हैं। एम्फेडोकल्स 450 बीसी में एक फिजिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले रिकॉर्डेड एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक वाटर थीफ से दिखाया कि एयर एक अदृश्य इनविजिबल पदार्थ, सब्सटेंस है जो दबाव, प्रेशर डाल सकती है। उन्होंने ये भी सोचा था कि लाइट इनफाइनाइटली फास्ट नहीं चलती है। डेमोक्रिटस ने एटम शब्द का आविष्कार किया जिसका मतलब है अनेबल टू बी कट। उन्होंने कहा कि सब कुछ एटम और खाली जगह, द वॉइड, से बना है। उन्होंने कैलकुलस का भी पहला रूप सोचा था। एनाक्सागोरस ने बताया कि चांद सूरज की रोशनी से चमकता है और उस पर पहाड़ हैं। उन्हें इस बात के लिए इम्पाइटी एंड अधर्मा का दोष देकर जेल में डाल दिया गया।
पाइथागोरस जो 6th सेंचुरी बीसी में थे, उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि धरती गोल स्फेयर है। उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम को खोजा और कोस्मोस शब्द का पहली बार उपयोग किया। लेकिन वो ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा प्योर थॉट, शुद्ध सोच पर विश्वास करते थे, इसलिए उनके फॉलोअर्स ने स्क्वायर रूट ऑफ 2 जैसी खोजों को छुपा कर रखा था, क्योंकि वो उनके विश्वास के खिलाफ था। प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे उन्हें मैनुअल लेबर को नीच लो माना। उनका समाज स्लेवरी पर आधारित था, इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं दी। इस वजह से लोनियल साइंटिफिक मेथड लगभग 2000 साल तक रुक गया। स्लेवरी और साइंस का विरोध ये एक गंभीर मुद्दा है। जब समाज का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर अत्याचार करता है तो ज्ञान का विकास रुक जाता है। साइंस के लिए हर तरह के ज्ञान को सम्मान देना जरूरी है। इसलिए एक समाज को तब तक पूरा विकास नहीं मिल सकता जब तक उसके सभी सदस्यों को बराबरी का मौका न मिले। एरिस्टोक्रेस ने पाइथागोरस के 300 साल बाद बताया कि सूरज सेंटर में है और अर्थ उसके चारों तरफ घूमती है। इसलिए गैलीलियो ने कोपरनिकस को रेस्टोर एंड कन्फर्मर कहा, इन्वेंटर नहीं। एरिस्टोक्रेस ने यह भी सोचा कि सितारे हमेशा हमेशा बहुत दूर के सूरज हैं। आज भी हम जब सूरज उगना या सूरज डूबना कहते हैं तो जियोसेंट्रिक विचारों का ही उपयोग करते हैं, जो एरिस्टोक्रेस के 2200 साल बाद भी हमारी भाषा में मौजूद है। द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिसे 2000 साल पहले बनाया गया था, वो इस ज्ञान का सेंटर था, लेकिन वहीं पर इस ज्ञान को नष्ट भी कर दिया गया था। हम इस चैप्टर में देखते हैं कि हमारे ज्ञान और उसकी खोज एक लंबे और मुश्किल सफ़र का नतीजा है। ट्रेवल्ड एन स्पेस एंड टाइम। समुद्र के किनारे पर लहरों का उठना और गिरना टाइड्स की वजह से होता है। चांद और सूरज बहुत दूर हैं, लेकिन उनका ग्रेविटेशनल प्रभाव धरती पर बहुत असली और महत्वपूर्ण है। समुद्र का किनारे हमें स्पेस की याद दिलाते हैं। वहाँ के बारीक रेत के दाने बड़े बड़े पत्थरों से बने हैं जो लहरों और मौसम की वजह से घिसे हैं। ये किनारे हमें समय की भी याद दिलाते हैं, क्योंकि धरती इंसानी प्रजाति से बहुत ज़्यादा पुरानी है। एक मुट्ठी रेत में लगभग 10,000 दाने होते हैं, जो साफ रात में नंगी आंखों से दिखने वाले सितारों की संख्या से भी ज़्यादा हैं। लेकिन जो सितारे हम देख सकते हैं वो तो कुल सितारों का सबसे छोटा हिस्सा है। यूनिवर्स में कुल सितारों की संख्या धरती के सभी समुद्र तटों पर मौजूद रेत के दानों से भी ज़्यादा है। सितारों का झुंड, जिसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, सिर्फ दूर के सितारों का एक अजीब सा ग्रुपिंग है। उन सितारों के पैटर्न तब तक नहीं बदलते जब तक हम सितारों से तुलना किए जाने वाली दूरियों तक सफ़र ना कर लें। हमारे पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इतने लंबे सफ़र कर सकें, लेकिन हमारे कंप्यूटर्स में हम इन सितारों की 3 डायमेंशनल पोजीशन का उपयोग करके ऐसा सफ़र कर सकते हैं। जैसे हम बिग डिपर के अराउंड एक ट्रिप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सितारों के पैटर्न कैसे बदलते हैं। दूर के सितारों पर रहने वाले जीव हमसे बिल्कुल अलग कॉन्स्टिलेशन देखते होंगे। कॉन्स्टिलेशन सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि समय के साथ भी बदलते हैं। स्टार्स जन्म लेते हैं, इवॉल्व होते हैं और मर जाते हैं। अगर हम बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करें तो नए सितारे आते हैं और पुराने चले जाते हैं। बिग डिपर जैसे कॉन्स्टिलेशन भी 1 मिलियन साल पहले एक बच्चे जैसा लगता था। ओरियन द हंटर द कॉन्स्टिलेशन जवान और गर्म सितारों से बना है, जो तेजी से इवॉल्व होते हैं और अपनी ज़िंदगी सुपरनोवा एक्सप्लोजन में ख़त्म करते हैं। हमारे सूरज के पड़ोस सोलर नेबरहुड में सबसे नज़दीकी स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी है। ये 2 सितारों का एक डबल सिस्टम है और उनके साथ एक तीसरा सितारा प्रोक्सिमा सेंचुरी भी है। स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम स्पेस में देखते हैं तो हम असल में समय में पीछे देखते हैं। बीटा एंड्रोमेडी, जो 75 लाइट ईयर्स दूर है, उसकी रोशनी हम तक पहुंचने में 75 साल लेती है। यही
अगर वो सितारा पिछले हफ्ते ही खत्म हो गया हो तो हमें इसकी खबर 75 साल बाद मिलेगी। लाइट की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन स्पेस इतना खाली है कि दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। M31 एंड्रोमेडा गैलेक्सी की रोशनी हम तक 2 मिलियन साल बाद पहुंचती है। जब वो रोशनी वहां से चली थी, तब धरती पर इंसान नहीं थे। समय और दूरियों की समझ, ये बात हमें कितनी हैरान करती है कि जब हम आसमान में देखते हैं तो हम इतिहास को देख रहे होते हैं। इससे हमें समय की विशालता का एहसास होता है। इससे हमें अपनी छोटी सी जिंदगी का और भी ज़्यादा महत्व समझ में आता है। इस ज्ञान का उपयोग करके हम कल के फ्यूचर के बेहतर फैसले ले सकते हैं। वोयेगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लाइट की स्पीड का एक 10,000वां हिस्सा है। उन्हें नज़दीकी सितारे तक पहुंचने में 40,000 साल लग जाएंगे। क्या इंसान भी लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल कर सकता है? 1890 में अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के एक यंग हाई स्कूल ड्रॉप आउट ने सोचा कि अगर वो लाइट की एक वेव पर सफ़र करे तो दुनिया कैसी लगेगी। उसने ऐसा सवाल उठाए जो सदियों पहले पूछे जा सकते थे। आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। इसके अनुसार कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकता। लाइट की स्पीड एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि यूनिवर्स लॉजिकल और कंसिस्टेंट रहे। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर टाइम डायलेशन होता है, जिसमें समय धीरे हो जाता है। अगर आप लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करें तो आपको एज होने में बहुत कम समय लगेगा, जबकि धरती पर आपके दोस्त और रिश्तेदार आम गति से बूढ़े होते रहेंगे। टाइम डायलेशन का विचार साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। इसका उपयोग करके भविष्य की पीढ़ियां लंबे इंटरस्टेलर सफ़र पर जा सकती हैं। इससे इंसानी जाति को अपने अस्तित्व को स्पेस में फैलाने का मौका मिलेगा और हम एक बड़े कॉस्मिक समाज का हिस्सा बन सकते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने भी उड़ने वाली मशीन्स बनाई थीं, लेकिन वो काम नहीं कर पाई क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन उनके डिज़ाइन ने भविष्य के इंजीनियर्स को प्रेरणा दी। आज हमारे पास स्टारशिप के डिज़ाइन हैं। एक प्रोजेक्ट ओरियन था जिसमें हाइड्रोजन बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन से स्पेस में सफ़र करने का प्लान था। दूसरा प्रोजेक्ट डेडलस था जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर पर आधारित था। ये शिप्स लाइट की स्पीड के 10% पर ट्रेवल कर सकते थे और अल्फा सेंचुरी तक 43 साल में पहुंच सकते थे। अगर हम लाइट की स्पीड से बहुत तेज ट्रेवल करें तो हम समय में आगे भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन पीछे जाना असंभव माना जाता है क्योंकि इस विरोधाभास पैराडॉक्स पैदा होते हैं। धरती के पास बर्नार्ड स्टार्स के चारों तरफ 2 प्लैनेट्स होने की संभावना है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। कंप्यूटर्स की मदद से हमें सिमुलेशंस बनाए हैं जो दिखाते हैं कि प्लेनेटरी सिस्टम का बनना एक आम प्रक्रिया है। शायद हमारी गैलेक्सी में ही 100 बिलियन प्लेनेटरी सिस्टम हैं। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव और हम ह्यूमन फ्यूचर, हमारी पीढ़ियां शायद इन्हीं दुनियाओं का सफ़र करेंगी। अगर हम अपने प्लेनेट को ठीक रखें तो अगले कुछ सदियों में हम भी सितारों की तरफ बढ़ सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास इस धरती के अलावा भी कई टारगेट्स हैं और हमारी सोच सिर्फ एक प्लैनेट्स तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी कुछ ही दशकों की होती है, जबकि सूरज की ज़िंदगी 100 मिलियन गुना ज़्यादा लंबी है। एक सितारे के लिए इंसान एक छोटी सी रोशनी की झलक जैसा है। हमारा इतिहास और भविष्य कॉस्मिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। इस समय हमारी सिविलाइजेशन एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हमारा फैसला हमारी आने वाली पीढ़ियों और उनके नसीब को तय करेगा। चैप्टर 9 द लाइव्स ऑफ द स्टार्स, सितारों का जीवन।
एक एप्पल पाई बनाने के लिए आपको गेहूं, एप्पल्स, कुछ और चीज़ें और ओवन की गर्मी चाहिए होती है। ये सब चीज़ें मॉलिक्यूल्स से बनी हैं, जैसे शुगर या पानी। मॉलिक्यूल्स आगे एटम से बनते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कुछ दूसरे हाइड्रोजन को छोड़कर ये सब एटम सितारों के अंदर बनाए जाते हैं। एक सितारा एक कॉस्मिक किचन जैसा होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन के एटम को पकाकर भारी हैवियर एटम बनाए जाते हैं। अगर आपको शुरू से एक एप्पल पाई बनाना है तो पहले आपको यूनिवर्स बनाना होगा। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन का एक बादल होता है। जो एटम बहुत छोटे छोटे होते हैं, न्यूक्लियस एटम से भी 1 लाख गुना छोटा होता है। लेकिन एटम का ज़्यादातर मास उसी में होता है। मैटर ज़्यादातर खाली स्पेस से बना होता है। अगर आपके हाथ की कोहनी टेबल पर रखी है तो वो एक दूसरे से इसलिए टकराते नहीं हैं क्योंकि उनके एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होते हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर हम एक एप्पल पाई को छोटा करते जाएं तो एक एटम तक पहुंचने के लिए लगभग 90 कट्स करने होंगे। और अगर हम उस एटम के न्यूक्लियस को काट दें तो वो एटम ही बदल जाएगा। इस प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द एलिमेंट कहते हैं। पुराने ज़माने के लोग अल्केमिस्ट ने इसी प्रक्रिया से कॉपर को गोल्ड में बदलने की कोशिश की थी। आज हम जानते हैं कि 92 प्रकार के नेचुरली अकरिंग एटम हैं। ये सभी एटम 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स से बने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम की केमिस्ट्री उसके प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अगर एक प्रोटॉन है तो वो हाइड्रोजन है, 6 हैं तो कार्बन है और 92 हैं तो यूरेनियम है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स जोड़ कर रखती है जो प्रोटॉन के इलेक्ट्रिक रिपल्सन से ज़्यादा ताकतवर होती है। यूनिवर्स का 99% हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये दो सबसे सिंपल एलिमेंट हैं। दूसरे एलिमेंट्स तब बनते हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर एटम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ लाया जाता है। प्रकृति में ऐसा सिर्फ सितारों के अंदर होता है। हमारा सूरज भी एक सितारा है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक बड़ा गोला है। इसकी सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर 40 मिलियन डिग्री है। स्टार्स इंटरस्टेलर गैस और धूल के बादलों के ग्रेविटेशनल कोलैप्स से जन्म लेते हैं। कोलैप्स से टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होने लगता है। इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन से सूरज और बाकी सितारे चमकते हैं। सितारों का जन्म और हमारा अस्तित्व, यह जानकारी हमें बताती है कि हमारे अस्तित्व कितना गहराई से सितारों से जुड़ा है। जब हम रात को सितारे देखते हैं तो हम असल में एक गैलेक्टिक साइकिल को देख रहे होते हैं, जहां पुराने सितारे मरकर नए सितारे और प्लैनेट्स को जन्म देते हैं। हमारे शरीर का हर एक एटम उसी कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा है। इससे हमें अपनी छोटी सी जिंदगी और इस विशाल यूनिवर्स के बीच का गहरा संबंध समझ आता है। हाइड्रोजन से हीलियम बनने के प्रोसेस में न्यूट्रियॉन्स भी बनते हैं। ये पार्टिकल्स लाइट्स की स्पीड से ट्रेवल करते हैं और बिना किसी मुश्किल के धरती से गुजर जाते हैं। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट में इसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अम्मीड से कम न्यूट्रियॉन्स मिले। इस रहस्य को अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं मिल पाया है। एक सितारे का अंत उसके मास पर निर्भर करता है। हमारा सूरज 5-6 बिलियन साल बाद अपने हाइड्रोजन फ्यूल को ख़त्म कर देगा। फिर उसका कोर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा और हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन में फ्यूज होना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस से सूरज एक रेड जाइंट बन जाएगा और इसका आकार इतना बढ़ जाएगा कि ये मरकुरी, वीनस और शायद धरती को भी निगल लेगा। धरती पर इस समय सबसे गर्म दिन होगा
ओशंस उबल जाएंगे और एटमॉस्फेयर गायब हो जाएगा। जब सूरज का हीलियम भी खत्म हो जाएगा तो उसका कोर दोबारा कोलैप्स होगा और एक वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। वाइट ड्वार्फ एक बहुत डेंस सितारा होता है जिसका एक चम्मच टी स्पून वजन कई टन हो सकता है। कुछ वाइट ड्वार्फ जब दूसरे सितारों के साथ डबल सिस्टम में होते हैं तो उनका मटेरियल चुरा कर नोवे बनाते हैं। अगर कोई सितारा सूरज से कई गुना बड़ा हो तो वो सुपरनोवा बन जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन में भारी एलिमेंट्स, हैवी एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन और यूरेनियम इंटरस्टेलर स्पेस में वापस चले जाते हैं। हमारे शरीर में मौजूद नाइट्रोजन, दांतों का कैल्शियम, खून का आयरन और एप्पल पाई का कार्बन, ये सब बिलियन साल पहले सितारों में ही बने थे। हम सितारों से बने हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद एक न्यूट्रॉन स्टार बनाता है जो एक बहुत बड़ा एटॉमिक न्यूक्लियस जैसा होता है और लगभग 30 किलोमीटर अक्रॉस होता है। ये सितारे तेजी से घूमते हैं और पल्सार्स बनाते हैं। पल्सार्स से रेडियो वेव्स निकलती हैं। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल की कहानी। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल हमें सिखाते हैं कि स्पेस में कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हो सकती हैं। हमारे एटम के अंदर भी एक न्यूट्रॉन स्टार की ताकत छुपी हुई है। ब्लैक होल हमारी समझ को भी मोड़ देते हैं क्योंकि वो स्पेस और टाइम को इतना मोड़ देते हैं कि वहाँ से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल्स अगर उनका अस्तित्व है तो वो हमें स्पेस में सफ़र करने का एक नया तरीका भी दे सकते हैं। जो सितारे सूरज से भी ज़्यादा बड़े होते हैं वो सुपरनोवा के बाद ब्लैक होल बन सकते हैं। ब्लैक होल इतना घना होता है कि इसकी ग्रेविटी से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, इसलिए ये ब्लैक दिखता है। ब्लैक होल के करीब स्पेस टाइम इतना मुड़ जाता है कि एक इंसान उसमें गिरकर दूसरी जगह या समय में जा सकता है, जैसे वोम होल से। हम कॉस्मोस के बच्चे हैं। जब हम सूरज की गर्मी को अपने चेहरे पर महसूस करते हैं तो हम उसकी ताकत को पहचानते हैं। हमारे पूर्वजों ने सूरज की पूजा की थी और वो बेवकूफ़ नहीं थे, लेकिन सूरज एक आम सितारा है, इसलिए हमें इससे भी बड़ी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। चैप्टर 10 द एज ऑफ फॉरएवर। लगभग 10 से 20 बिलियन साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसे बिग बैंग कहते हैं और यहीं से हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई। ये क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा रहस्य है जो हम जानते हैं, लेकिन ये हुआ था इस बात का काफ़ी सबूत है। सारे मैटर और एनर्जी जो अब यूनिवर्स में हैं वो तब एक बहुत ही घने बिंदु, मैथमेटिकल पॉइंट में केंद्रित था। ये ऐसा नहीं था कि सब कुछ अभी के यूनिवर्स के एक छोटे से कोने में दबा दबा हुआ था। बाकी पूरा यूनिवर्स ही एक बहुत ही छोटे वॉल्यूम में था। उस विशाल कॉस्मिक धमाके के बाद यूनिवर्स का विस्तार, एक्सपेंशन शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। इस विस्तार को ऐसे समझना गलत होगा कि जैसे कोई बुलबुला बाहर से फूल रहा हो। इसको अंदर से देखना बेहतर है, जैसे कि स्पेस का कपड़ा ही हर दिशा में एक समान फैल रहा है। जैसे जैसे स्पेस खींचा, यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी भी उसके साथ फैलते गए और तेजी से ठंडे होते गए। इस बिग बैंग की रोशनी, जिसे कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, आज भी रेडियो टेलीस्कोप से देखी जा सकती है। इसके बाद स्पेस नॉर्मल रोशनी के लिए अंधेरा हो गया जैसे कि आज है। शुरुआती यूनिवर्स हाइड्रोजन और हीलियम से भरा था, फिर धीरे धीरे गैस के छोटे छोटे पॉकेट्स यानी नॉन्यूफॉर्मिटीज बनने लगे। इनसे विशाल बादल बने जो धीरे धीरे घूमते हुए चमकने लगे। ये बनी गैलेक्सीज। पहली बिग बैंग के लगभग 1 बिलियन साल बाद मैटर ग्रुप्स में जमा होने लगे। ग्रेविटी ने इन ग्रुप्स को और ज़्यादा खींच लिया जिससे गैलेक्सीज के क्लस्टर्स बने। जब ये बड़े कोलैप्स हो रहे थे तब वो और तेज़ी से घूमने लगे। कुछ बादल
चपटी होकर स्पाइरल गैलेक्सीज बन गए और कुछ कम घूमने वाले बादल एलिप्टिकल गैलेक्सीज बन गए। इन गैलेक्सीज के अंदर और भी छोटे बादल कोलैप्स हुए और पहले सितारे बने। ये बड़े सितारे तेजी से अपने फ्यूल खत्म करके सुपरनोवा एक्सप्लोजन में मर गए और अपने अंदर बने हुए हैवियर एलिमेंट्स कार्बन ऑक्सीजन को इंटरस्टेलर गैस में वापस भेज दिया। इस गैस से सितारों की अगली पीढ़ियां नेक्स्ट जनरेशन बनी। इस तरह कॉस्मिक इवोल्यूशन का महाकाव्य शुरू हुआ। आज यूनिवर्स गैलेक्सीज के क्लस्टर्स से भरा है। हमारे लोकल ग्रुप में दो बड़ी स्पाइरल गैलेक्सीज हैं, मिल्की वे और M31। कुछ क्लस्टर्स में हजारों गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज अलग अलग आकार शेप की होती हैं, स्पाइरल्स, एलिप्टिकल और इर्रेगुलर्स। जब दो गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं तो उनके सितारे आपस में नहीं टकराते क्योंकि सितारों के बीच की जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे गैलेक्सीज का आकार बिगड़ सकता है। गैलेक्टिक कैनिबलिज्म की समझ: जब एक बड़ी गैलेक्सी छोटी गैलेक्सी को निगल लेती है तो इस प्रक्रिया को गैलेक्टिक कैनिबलिज्म कहते हैं। इससे हमें समझ आता है कि यूनिवर्स में सिर्फ क्रिएशन नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन भी होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें इवोल्यूशन और सर्वाइवल के नियम सिखाता है, जहाँ ताकतवर हमेशा मजबूत होता जाता है। कुछ गैलेक्सीज जैसे M87 अपने आप को उड़ा रही हैं, ब्लोइंग देमसेल्फ अप। इसके कोर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल हो सकता है। जब हम बहुत दूर यानी बहुत पुराने समय में देखते हैं तो हमें क्वासार्स दिखाई देते हैं। क्वासार्स बहुत तेजी से चमकने वाले ऑब्जेक्ट हैं जो शायद यंग गैलेक्सीज के बड़े एक्सप्लोजन हैं। क्वासार्स में मिलियंस ऑफ दुनियाएं एक ही धमाके में खत्म हो सकती हैं। यूनिवर्स ना तो पूरा बिंग है और ना ही हॉस्टाइल, बल्कि ये सिर्फ हमारे प्रति इनडिफरेंट है। मिल्की वे भी एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है जो हर 250 मिलियन साल में एक बार घूमती है। इसके स्पाइरल आर्म्स में नए सितारे बनते हैं। हमारे सूरज भी स्पाइरल आर्म्स से गुजर चुका है। शायद धरती पर आने वाले आइस एजेस का संबंध इसी से है। हबल और ह्यूमैसन ने खोजा कि दूर की गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। इसके रेड शिफ्ट कहते हैं और ये डोपलर इफेक्ट की वजह से होता है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग का एक और सबूत कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन है, लेकिन एक U-2 एयरक्राफ्ट से लिया गए ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि हमारी गैलेक्सीज भी विर्गो क्लस्टर की तरफ 600 किलोमीटर पर सेकंड की तेजी से जा रही है। इसका मतलब है कि बिग बैंग शुरुआत में इतना यूनिफॉर्म नहीं था। अगर यूनिवर्स हमेशा के लिए फैलता रहेगा तो सारी गैलेक्सीज एक दिन हमसे इतनी दूर चली जाएंगी कि दिखना बंद हो जाएंगी। सितारे ठंडे हो जाएंगे और मर जाएंगे। अगर यूनिवर्स में एक क्रिटिकल अमाउंट से ज़्यादा मैटर है तो ग्रेविटी इसको वापस खींच लेगी और विस्तार रुक जाएगा। इसके बाद ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह का ऑस्टिलेसिंग यूनिवर्स हिंदू कॉस्मोलॉजी के जैसा है, जहां यूनिवर्स अनंत बार मरता और जन्म लेता है। जीवन का सत्याविति स्टेबिलिटी ऑसिलेशन यूनिवर्स एक के विचार से ये सवाल पैदा होता है कि क्या हर साइकिल में फिजिक्स के लॉस बदल जाते हैं। शायद एक बहुत ही लिमिटेड रेंज के लॉस ही जीवन के अनुकूल होते हैं। अगर हमारा यूनिवर्स इस अनंत साइकिल में सिर्फ एक चांस की बात है तो ये एक बहुत ही खास कोइंसिडेंस है। ये हमें सिखाता है कि हमारा अस्तित्व एक चमत्कार है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हम ये पता लगा सकते हैं कि यूनिवर्स का क्या भाग्य है। हमें दूर की गैलेक्सीज और क्वासार्स का देखकर ये जान सकते हैं कि यूनिवर्स का विस्तार धीमा हो रहा है या नहीं। डेस्कार्टेस और यूलर ने एक इक्वेशन बनाई थी V-E+F=2। इससे हमें प्रूव किया कि 5 ही रेगुलर सॉलिड हैं। इन सब बातों को समझने के लिए हम एक
फ्लैटलैंड की कल्पना कर सकते हैं जहां सब लोग दो डायमेंशनल हैं। वो ऊपर नीचे अप डाउन नहीं समझ सकते। जब एक 3D एप्पल फ्लैटलैंड में घुसता है तो उन्हें एक अजीब आकार का गोल आकार दिखता है जो कहीं से भी आ जाता है। इसी तरह हमारे लिए भी चौथा डायमेंशन फोर्थ डायमेंशन को समझना मुश्किल है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली समझ सकते हैं। इसका उपयोग करके हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स एक 4 डायमेंशन हाइपरस्फीयर है, हो सकता है जिसका कोई सेंटर या किनारा नहीं है। चैप्टर 11 द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, यादों की लगातारता। अनंत कॉस्मिक अंधेरे में ऐसी असंख्य दुनियाएं और सितारे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से या तो नए हैं या पुराने, हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन संभावना है कि जिन प्रक्रियाओं से धरती पर जीवन और बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस का विकास हुआ है वही प्रक्रियाएं पूरे कॉस्मिक कॉस्मोस में भी काम कर रही होंगी। शायद अकेली मिल्की वे गैलेक्सी में ही 1 मिलियन से ज़्यादा ऐसी दुनियाएं हो सकती हैं जहां ऐसे जीव रहते होंगे जो हमसे बिल्कुल अलग और बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। इंटेलिजेंस सिर्फ जानकारी इंफॉर्मेशन का नाम नहीं है, बल्कि इसका उपयोग करने की क्षमता जजमेंट भी है। जानकारी की सबसे छोटी यूनिट को बिट कहते हैं, जो एक सवाल का हाँ या ना में जवाब होता है। इस किताब में लगभग 10 मिलियन बिट्स की जानकारी है। 1 घंटे के टेलीविज़न प्रोग्राम में 1012 बिट्स होते हैं। दुनिया की सभी किताबों में लगभग 1016 या 1017 बिट्स जानकारी है, लेकिन पुरानी दुनियाओं पर जहां जीवन हमसे बिलियनों साल पहले इवॉल्व हुआ है वहां शायद 1020 या 1030 बिट्स की जानकारी हो सकती है। जानकारी का महत्व, इस डाटा से हम समझ सकते हैं कि इंसानी ज्ञान नॉलेज कितना विशाल है। लाइब्रेरीज में मौजूद जानकारी हमारे जीन्स और दिमाग में मौजूद जानकारी से कई गुना ज़्यादा है। ये कम्युनल मेमोरी हमें पिछली पीढ़ियों की समझ और अनुभव का लाभ उठाने को देती है। इसलिए हमारे लिए किताबें पढ़ना और लाइब्रेरी जैसे संस्थानों रिसोर्सेस को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर में आगे के ऐसे प्लेनेट की कल्पना की गई है जहां सिर्फ एक ही समुद्र है और उसमें रहने वाले सबसे इंटेलिजेंट जीव वेल्स हैं। वेल्स धरती के सबसे बड़े जीव हैं जो डायनासोर से भी बड़े थे। इनकी शुरुआत 70 मिलियन साल पहले मांसपेशी मैमल्स के रूप में हुई थी जो जमीन से समुद्र में आए थे। व्हेल के बच्चे को देखभाल मिलती है और उनका बचपन लंबा होता है जो इंटेलिजेंस के विकास के लिए ज़रूरी है। व्हेल्स अंधेरे समुद्र में साउंड आवाज़ का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करते हैं। उनका गाने बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम पैग व्हेल के गाने में 10 टू 10 की पावर 6 बिट्स जानकारी हो सकती है जो होमर की लाइट के बराबर है। लेकिन पिछले साल कुछ 100 सालों में इंसानी शिप्स से होने वाले शोर ने वेल्स के कम्युनिकेशन नेटवर्क को बर्बाद कर दिया है। जहां पहले वो हजारों किलोमीटर दूर से बात कर सकते थे, अब वो कुछ 100 किलोमीटर तक ही कर पाते हैं। लाइफ फॉर्म्स के प्रति जिम्मेदारी, वेल्स की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की गतिविधियां एक्टिविटीज़ दूसरे जीवन पर कितना प्रभाव डालती हैं। हमें सिर्फ अपनी प्रजाति का नहीं बल्कि अर्थ पर रहने वाले सभी जीवों का ध्यान रखना चाहिए। उनके साहस और अस्तित्व की समझ ही हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। हमारे जीन्स डीएनए में 5 बिलियन बिट्स की जानकारी होती है जो 1000 किताबों जितनी है। हर सेल में आपकी पूरी जानकारी है कि कैसे एक अंग ऑर्गन बनना है। लेकिन जब इससे भी ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत पड़ी तो इंसान ने दिमाग ब्रेन का आविष्कार किया। दिमाग अंदर से बाहर की तरफ इवॉल्व हुआ है। अंदर सबसे पुराना आर कॉम्प्लेक्स है जो हमारे रेप्टिलियन पूर्वजों में इवॉल्व हुआ था। इसके ऊपर लिम्बिक सिस्टम है जो मैमल्स में इवॉल्व हुआ था और हमारे इमोशंस और मूड्स को कंट्रोल करता है। और सबसे बाहर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जो हमारी इंसानियत
तर्क, रचनात्मकता और कल्पना का स्थान है। दिमाग में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें 100 ट्रिलियन कनेक्शन होते हैं। इस दिमाग की जानकारी को अगर लिखा जाए तो 20 मिलियन किताबें बनेंगी। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक तार्किक सोच के लिए लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक रचनात्मक सोच के लिए राइट हेमिस्फेयर। दिमाग और व्यक्तित्व। दिमाग की इस स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कभी कभी आने वाले गुस्से या डर का कारण हमारा पुराना आर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें कंट्रोल करना सीखना आना चाहिए, ताकि हम अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स का उपयोग करके बेहतर इंसान बन सकें। जब जीन्स इतना इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पाए तो इंसानों ने दिमाग बनाए, और जब दिमाग भी काफ़ी नहीं था तो हमने किताबें बनाई। राइटिंग इंसान का सबसे बड़ा आविष्कारों में से एक है। किताबें एक तरह से टाइम मशीन है जो हमें पुराने समय के लोगों के ज्ञान तक पहुंचाती हैं। 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स के खत्म होने के बाद हमारे छोटे मैमल पूर्वजों को आगे बढ़ने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने सीधे चलना, औजार बनाना और लिखना सीखा। इस तरह हम सितारों की राख, स्टेलर ऐश से बने हुए चेतना कॉन्सियसनेस में बदल गए। हम एक रेयर और खतरनाक प्रजाति हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी लॉयल्टीज को पूरी इंसानियत तक फैलाना चाहिए। हमारा अस्तित्व न केवल अपने लिए बल्कि उस कॉस्मोस के लिए भी ज़रूरी है जहाँ से हम आए हैं। चैप्टर 12, एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका। इस चैप्टर की शुरुआत में कुछ कोट हैं। एक इस एस्किमो क्रिएशन मिथ कहता है कि क्रिएटर रावण को इंसानों को देखकर हैरानी हुई, क्योंकि वो उसके जैसे ही थे। एस्टेक क्रॉनिकल्स में कहा गया है, धरती बन गई है, आसमान बन गया है, अब कौन जिंदा रहेगा है देवताओं। क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने कहा है कि अगर धरती भी प्लैनेट्स जैसी है तो दूसरी दुनियाओं पर भी जीवन होना चाहिए जो प्रकृति की शान का आनंद लें। कॉलिन मैक्लूरियन ने कहा कि प्रकृति ने हमें और प्लैनेट्स के बीच कम्युनिकेशन रोक दिया है, लेकिन इससे हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा अभी का अस्तित्व सिर्फ शुरुआत है, आगे बढ़ने की तैयारी है। जोसेफ फोरियर ने कहा कि मैथमेटिक्स एक यूनिवर्स भाषा है जो यूनिवर्स की एकता और सिंप्लिसिटी को बताती है। हमें 4 स्पेसक्राफ्ट पियोनियर 10 एंड 11 व्योगर 1 एंड 2 सितारों की तरफ भेजे हैं। ये बहुत पुराने और धीमे हैं, लेकिन भविष्य में हमारे शिप्स तेज होंगे और उनमें इंसान भी होंगे। मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत से प्लैनेट्स हैं जो धरती से मिलियंस या बिलियंस साल पुराने हैं, तो क्या हमें उन्हें कभी विजिट नहीं किया? इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि हमें एलियंस ने कभी विजिट किया हो। 1801 में एक 11 ईयर ओल्ड लड़के जीन फ्रांकोइस कैम्पोलियन ने जोसेफ फोरियर से पूछा कि इजिप्शियन हेरोग्लिफिक्स का क्या मतलब है। फोरियर ने कहा कि कोई नहीं जानता। इस बात से प्रभावित होकर चैम्पोलियन एक लिंग्विस्टिक बने और उन्होंने हेरोग्लाइफिक्स को डिसाइफर किया। इसके लिए उन्होंने रोसेट्टा स्टोन का उपयोग किया। रोसेट्टा स्टोन पर ग्रीक और हेरोग्लाइफिक्स दोनों एक ही मैसेज लिखा था। कैम्पोलियन ने पता लगाया कि हायरोग्लाइफिक्स सिर्फ पिक्चर नहीं बल्कि लेटर्स और सिलेबस का मिश्रण है। आज हम भी एक एंशियंट और एक्सोटिक सिविलाइजेशन से मैसेज ढूंढ रहे हैं जो हमसे समय और स्पेस में बहुत दूर हैं। हमें लगता है कि साइंस और मैथमेटिक्स के यूनिवर्सल भाषा है जो सभी सिविलाइजेशन में कॉमन है। हमारे सोलर सिस्टम में कोई एडवांस सिविलाइजेशन होने की संभावना नहीं है, इसलिए कम्युनिकेशन के लिए हमें इंटरस्टेलर डिस्टेंस को कवर करना होगा। इसके लिए रेडियो एस्ट्रोनॉमी सबसे बेहतर तरीका है। प्यूर्टो रिको में
शिबो ऑब्जर्वेटरी जैसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप हैं जो सिग्नल्स भेज और सुन सकते हैं। रेडियो वेव्स लाइट की स्पीड से चलती हैं। क्या हमारी गैलेक्सीज में कोई है जो बात कर सके? शायद मिलियन सिविलाइजेशन हैं और सबसे नज़दीकी सिविलाइजेशन 200 लाइट ईयर दूर हो सकती है। फ्रैंक ड्रेक ने एक क्वेश्चन दी जिसे ड्रेक इक्वेशन कहते हैं, जिससे हम गैलेक्सीज में सिविलाइजेशन की संख्या n का अंदाजा लगा सकते हैं। ड्रेक इक्वेशन n इज इक्वल टू n एफ पी ने एफ एल एफ आई एफ सी एफ एल। n का मतलब मिल्की वे में स्टार्स की संख्या लगभग 400 बिलियन। एफ पी प्लैनेट्स वाले स्टार्स का फ्रैक्शन लगभग अप 1/3। एन ई प्लैनेट सिस्टम में जीवन के लिए अनुकूल प्लैनेट्स की संख्या लगभग 2। एफ एल जीवन की उत्पत्ति वाले प्लैनेट्स का फ्रैक्शन लगभग 1/3। एफ आई जीवन से बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस तक पहुंचने वाले प्लैनेट्स का फ्रैक्शन। एफ सी टेक्निकल सिविलाइजेशन वाले प्लैनेट्स का फ्रैक्शन। एफ एल टेक्निकल सिविलाइजेशन के अस्तित्व की आयु लाइफ टाइम। अगर हम एफ आई और एफ सी को 1% भी मान लें तो भी लगभग 1 बिलियन प्लैनेट्स पर सिविलाइजेशन उत्पन्न हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल एफ एल है। हमारी सिविलाइजेशन ने रेडियो एस्ट्रोनॉमी सिर्फ कुछ डेकेड्स पहले शुरू की है और हम खुद को ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर सिविलाइजेशंस खुद को जल्दी ख़त्म कर देती हैं तो गैलेक्सी में बहुत कम सिविलाइजेशन होंगी। लेकिन अगर कुछ सिविलाइजेशन आगे बढ़ पाती हैं तो उनकी आयु बिलियंस साल हो सकती है और गैलेक्सी में मिलियंस सिविलाइजेशन हो सकती हैं। होप और डर का आपस का रिश्ता। इस चैप्टर में होप और डर, फियर दोनों हैं। एक तरफ कैम्पोलियन की कहानी हमें सिखाती है कि ऐसी भाषा को समझना मुमकिन है जो हमसे बिल्कुल अलग हो। दूसरी तरफ ड्रैक इक्वेशन हमें बताती है कि सिविलाइजेशन को खुद को बचाना कितना मुश्किल है। इसलिए दूसरी सिविलाइजेशन से मिलने का मैसेज एक होप लेकर आएगा कि हमारी तरह कोई और भी है जो खुद को बचाने में सफल हुआ है। लिट्यूया बे अलास्का में 1786 में एक फ्रेंच एक्सप्लोरर ला परस्यू वहाँ के टिनगिलिट नेटिव्स से मिले थे। टिंगलिट नेटिव्स ने उन्हें ग्रेट ब्लैक बर्ड्स विद इमेंस वाइट विंग्स समझा था। ये एनकाउंटर शांतिपूर्ण पीसफुल था, लेकिन 1521 में कोर्टेक्स ने एज़टेक्स को उनकी एडवांस सिविलाइजेशन के बावजूद तबाह कर दिया था। एज़टेक्स को लगा था कि स्पेनियर्ड्स गॉड्स कम फ्रॉम द हेवंस हैं। नए नज़रिया हिस्ट्री के ये एग्जाम्पल हमें सिखाते हैं कि जब दो कल्चर मिलते हैं तो क्या हो सकता है। अगर हम दूसरी सिविलाइजेशन से मिलते हैं तो हम उनसे क्या सीखते हैं, ये हम पर निर्भर करेगा। हमें उनकी तकनीक से इम्प्रेस होने के बजाय उनकी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और उनकी सोच से प्रभावित होना चाहिए। इससे हम अपने आप को और भी बेहतर बना पाएंगे। इतना बड़ा यूनिवर्स होने के बावजूद भी हमें कोई विजिट नहीं किया। इसका एक कारण ये हो सकता है कि हमारी सिविलाइजेशन अभी बहुत यंग है और अगर कोई सिविलाइजेशन मिलियन साल पहले भी हमसे 200 लाइट ईयर दूर शुरू हुई हो तो भी उन्हें हमारे सोलर सिस्टम तक पहुंचने में बहुत समय लग सकता है। पॉपुलेशन कंट्रोल और स्पेस एक्सप्लोरेशन। इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि कोई भी सिविलाइजेशन तभी स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ सकती है जब वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना सीख ले। बिना पॉपुलेशन कंट्रोल के सारे रिसोर्सेज धरती पर ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल एक ज़रूरी शर्त है। आखिर में रेडियो सिग्नल्स का यूज करके हम ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमारा ज्ञान काफ़ी बढ़ जाएगा। हम उनकी साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट और फिलॉसफी के बारे में जान सकते हैं।